सबसे पहले अगर आपने स्पेस को पढ़ना हो तो 3 चीज़ों के अंदर पूरे स्पेस को आप इंक्लूड कर सकते हो, मतलब डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ व्हाट इज़ स्पेस। स्पेस एक्चुअल में किस चिड़िया का नाम है, स्पेस है क्या जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, पहले ये तो बताओ वो चीज़ क्या है। सेकंड, वाई टू स्टडी, आपने क्यों स्पेस को पढ़ना है। और थर्ड, हाउ टू स्टडी, किस तरीके से स्टडी करना है। और हाउ टू स्टडी के बाद में कुछ रिजल्ट आएंगे जो जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी के अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज स्पेस, व्हाट टू स्टडी, वाई टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। तो ये हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्पेस। तो स्पेस, जैसे अगर लाइफ के बारे में आपको पता हो, लाइफ किस तरीके से क्रिएट हुई, जियोग्राफी की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हो, तो लाइफ क्रिएशन के लिए इसके अंदर जो भी हम पढ़ाएंगे मतलब वो साइंटिफिक होगा, उसके अंदर जो भी साइंटिफिक थ्योरीज वगैरह होंगी उन्हीं के ऊपर बेस के ऊपर चलेंगे। क्योंकि रिलीजन के हिसाब से तो लाइफ कुछ और होती है, साइंस के हिसाब से लाइफ कुछ और होती है। तो इसके अंदर बेसिकली हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली साइंस पे ही फोकस करेंगे। तो लाइफ का मतलब है हम जिस हिसाब से मतलब नॉर्मल लाइफ के अंदर हम अपने आप को ट्रीट करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट होती है कुछ ना कुछ, हमें खाना चाहिए, जॉब के लिए तैयारी करते हैं, कोई यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है या किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ अपना सेल्फ जॉब करते हैं, कुछ अपना प्रोग्राम करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारे अराउंड ये दुनिया रिवॉल्व करती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मतलब बेसिकली हम अगर हमें नापा जाए, जैसे दुनिया के अंदर अगर आप सुई रख दो, हमारे पूरी अर्थ के ऊपर सुई रख दो और उसके बाद बोलो कि अर्थ के अंदर इसका कितना बड़ा पार्ट है, तो उस हिसाब से ही हमारा पार्ट इस यूनिवर्स के अंदर उससे भी कम है, ठीक है। हम इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, हमें इस यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता कि हम कहाँ से आए हुए हैं, हम एक्चुअल में क्यों यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो ह्यूमन भी तो हमने खुद को खुद ही नाम दिया हुआ है। हमारी क्रिएशन कैसे हुई, रिलीजन के हिसाब से तो पर्सन अपनी थ्योरियाँ देते हैं, लेकिन अगर आप साइंस की बात करोगे तो आप साइंस काफ़ी ट्रिकी हो जाती है। यहाँ पे आपको अपना ओरिजिन ट्रेस करना है, आप एक्चुअल में क्यों एग्जिस्ट करते हो। अगर आप मानो आज अर्थ खत्म हो जाती है, ब्लास्ट हो जाता है और सब ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, तो फिर अर्थ यूनिवर्स के अंदर क्या होगा। ये जो सवाल होते हैं इनसे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी दुनिया ख़त्म हो गई। मतलब एक तरीके से अगर आप ही ख़त्म हो जाए, अर्थ ख़त्म हो जाए, पूरे प्लेनेट सिस्टम ख़त्म हो जाए, तो सोचो क्या होगा इस दुनिया के अंदर में, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर क्या चीज़ एग्जिस्ट करेगी। वही प्लेनेट वगैरह, स्टार वगैरह यहाँ पे घूम रहे हैं। तो एक्चुअल में दुनिया बनाने का मकसद क्या था, हम यहाँ पे क्यों एग्जिस्ट करते हैं। जो हमने सब कुछ डेफिनेशन बनाई हुई है वो सिर्फ हमारे द्वारा बनाई गई हैं। हमें एक्चुअल में नहीं पता कि एक्चुअल में हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारी क्रिएशन कैसे हुई, हम जो आज हैं वो क्यों हैं, जो सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं, ऑर्गेनिज्म डेवलप ही क्यों हुए, ठीक है। क्योंकि हम तो रिसेंट क्रिएशन है, हमसे पहले भी लाखों हज़ारों वेराइटीज़ आई। डायनासोर ने यहाँ पे राज किया, वो भी यहाँ पे, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन जैसा माना जाता है कि एस्ट्रॉयड ने हिट किया तो वो मर गए। उसी तरीके से ये भी निश्चित है कि हम भी मर जाएंगे। अर्थ के ऊपर एस्ट्रॉयड हिट कर सकता है फिर से, या कोई और जो है हमारी अर्थ के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, या फ्यूचर के अंदर सन भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। एक टाइम आएगा वो भी ख़त्म ही होगा, सन ख़त्म होगा तो अर्थ भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब हमारी क्रिएशन के बाद हम कहाँ रहेंगे, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, क्या हम यूनिवर्स के अंदर अकेले हैं, कोई और भी एग्जिस्ट करता है। ये सब जो सवाल होते हैं ये फैसिनेट करते हैं साइंटिस्ट को। क्योंकि हमें अगर फ्यूचर के बारे में पता हो, डायनासोर को पता नहीं था कि स्पेस के अंदर भी कुछ है जो कि एस्ट्रॉयड उनको हिट कर सकते हैं, तो वो बच नहीं पाए। लेकिन हमें अगर पता हो किसी चीज़ के बारे में तो हम उससे बच सकते हैं। तो उसी के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज स्पेस, एक्चुअल में स्पेस क्या होता है। दूसरी बात, इसको स्टडी क्यों करना है। तीसरी बात, इसको किस तरीके से स्टडी करना है। तो सबसे पहले व्हाट इज स्पेस के बारे में अगर बात करेंगे तो जो दुनिया की क्रिएशन की सबसे एक्यूरेट थ्योरी मानी जाती है, जो कि जिसके ऊपर भी काफ़ी कॉन्टेस्ट हैं, साइंटिस्ट इसको भी नहीं मानते, क्योंकि इसमें बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। मतलब एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, एक बिंदु था, पहले माना जाता है इस थ्योरी के अनुसार कि एक बिंदु था जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ, वो उस बिंदु की डेंसिटी इनफाइनाइट थी, उसके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी थी, ठीक है। तो उस बिंदु का ब्लास्ट हुआ और वो उसके बाद हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। लेकिन अब इसके ऊपर जब बात चलती है कि बिग बैंग से पहले क्या था, उसके ऊपर फिर साइंटिस्ट को कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि अगर बात बिंदु की हो रही है, आप एक बिंदु से पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हो, तो जो यूनिवर्स का कंसेप्ट आता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एक बिंदु के अंदर एनर्जी कहाँ से थी, उसमें एनर्जी थी तो पहले क्या था, वो बिंदु कहाँ से आया, वो सब चीज़ें पता नहीं है। तो बिग बैंग हमारी थ्योरी है जिसके अंदर बोला जाता है एक हमारे पास सिंगल पॉइंट है जिसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, उसमें ब्लास्ट हुआ और फिर हमारी दुनिया इस तरीके से क्रिएट हुई। और एक बिंदु में ब्लास्ट होने के बाद दुनिया फैलती ही चली गई, प्लैनेट क्रिएट हुए, हमारे पास सन क्रिएट हुआ। तो ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं बिग बैंग के बाद। अब हम इस बात डिटेल में नहीं जाएंगे कि बिग बैंग सही है गलत है कुछ भी है,
आप सिर्फ इतना समझो स्पेस कैसे क्रिएट हुआ। बिग बैंग हमने देख ली, ब्लास्ट हुआ एक बिंदु के अंदर, उसके बाद हमारा यूनिवर्स क्रिएट होता है। तो बिग बैंग होने के बाद बिग बैंग होती है एक हॉट और इनफाइनाइट डेंस पॉइंट होता है, वो फटता है 13.7 बिलियन ईयर एगो, और उससे 4 चीज़ें बनती है मेनली, जिनके ऊपर हमारा एग्जिस्टेंस बेस्ड है या साइंस बेस्ड है पूरा। तो साइंस किस चीज़ के ऊपर बेस है? एक मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, ये 4 चीज़ें बनती हैं जब बिग बैंग ब्लास्ट होता है। उसके बाद प्रोसेसेस के द्वारा 4 चीज़ें बनती हैं। टाइम भी पहले माना जाता है कि बिग बैंग से पहले कोई टाइम नहीं था। हम जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी सोच के परे हैं। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में आपने पहले नहीं सुना तो आपको कुछ अजीब ही लगेगा, जैसे टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था। इसका क्या मतलब हुआ? हम समझते हैं कि टाइम सिर्फ जो घड़ी है वो चलती रहती है तो उसको टाइम बोलते हैं, लेकिन टाइम भी कोई यूनिवर्सल चीज़ नहीं है कि वो सिर्फ चलती रहती है। जैसे टीवी शो वगैरह में दिखाते हैं कि टाइम, मैं समय हूँ, मैं यूनिवर्सल हूँ, मैं चलता रहता हूँ, लेकिन टाइम भी बिग बैंग के बाद क्रिएट हुआ। और टाइम भी स्लो होता है, फास्ट होता है, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। आगे जब हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन की जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पार्टिकल फिजिक्स के अंदर, क्वांटम के अंदर, तो उसमें हम समझेंगे कि टाइम का कंसेप्ट क्या है, टाइम कैसे रिलेटिव है चीज़ों के। ऐसा नहीं है कि टाइम हर जगह सेम चलता है, टाइम भी रिलेटिव है। तो फिर उससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो 4 चीज़ें बनी, मैटर बना, एनर्जी बनी, स्पेस बना, टाइम बना। मैटर की अगर बात करेंगे तो मैटर डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे टाइप के आधार के ऊपर देखोगे आप तो नॉर्मल जो उसकी स्टेट होती है उस आधार पे देखोगे तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, प्लाज्मा फॉर्म में हो सकता है, बोथ आइंस्टाइन फॉर्म में हो सकता है। उसकी नॉर्मेलिटी के आधार पे देखोगे तो एक नॉर्मल मैटर होता है, एक एंटी मैटर होता है। एंटी मैटर नॉर्मल का अपोजिट होता है। फ्यूचर में आने वाले लेक्चर में जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। अभी आप सिर्फ एक बार नाम सुन लो इनके, बाद में एक बार नाम आएंगे अलग से, तो आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि हमने पहले कभी नाम सुना हुआ इनका। और नेक्स्ट आता है विजिबिलिटी के आधार पे, मतलब दिखता है कि नहीं दिखता है, उस आधार पे नॉर्मल मैटर होता है, डार्क मैटर होता है। पार्टिकल अगर नॉमेनक्लेचर उस हिसाब से लेंगे तो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, बोसोन, क्वैक्स एक्सेट्रा, तो वो सब कुछ होता है मैटर का पार्ट। तो ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है तो ही हम एग्जिस्ट करते हैं। और जो हम अदर साइंसेस पढ़ते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, तो वो सब साइंसेस बेस्ड हैं इन्हीं के ऊपर, मैटर के ऊपर। नेक्स्ट आता है एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, तो एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे केमिकल एनर्जी। ठीक है, बॉडी के अंदर आपकी केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, वो सब केमिकल, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी के टुकड़े के अंदर एनर्जी है, तो वो केमिकल फॉर्म में स्टोर है। उसके अंदर डिफरेंट फॉर्म कैसे हो सकती है, जैसे ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी वाली एनर्जी, केमिकल एनर्जी जैसे बॉडी के अंदर स्टोर है आपकी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस जो एटम होता है, न्यूक्लियस जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके न्यूक्लियर फ्यूजन से बनेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर है। साउंड वेव्स भी एक फॉर्म की एनर्जी है। तो ये चीज़ें हमारी क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट आता है स्पेस। स्पेस क्या है? स्पेस है कंटिन्यूस एरिया जो कि अनऑक्युपाइड है, अवेलेबल है। स्पेस नॉर्मल कंडीशन में लोगे तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट स्पेस, बड़ी कंडीशन में लोगे तो अर्थ के बाहर का एनवायरनमेंट स्पेस। तो ये हमारा स्पेस है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है टाइम। तो टाइम क्या है? टाइम कोई सर्टेन पीरियड है जिसमें कुछ किया जा रहा है या किया गया है, ठीक है, तो उसको टाइम बोलते हैं। तो ये 4 चीज़ें हमारी बिग बैंग के बाद बनती हैं। फिर नेक्स्ट, जैसे बिग बैंग के बाद ब्लास्ट हो जाता है, उसके बाद हमारे पास एलिमेंट नहीं थे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और भी आपको एलिमेंट चाहिए थे। तो काफ़ी लार्जर टाइम के बाद में हाइड्रोजन की क्रिएशन होती है। फिर हाइड्रोजन जो है ग्रेविटेशनल जो होती है, अर्थ जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से, ग्रेविटी भी कंसेप्ट आगे देखेंगे, ग्रेविटेशन होती क्या है एक्चुअल के अंदर में, क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो आइंस्टाइन ने क्लियर की थी, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, उन चीज़ों के बारे में। तो इनके अंदर अभी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें सिर्फ आप बेसिक समझो स्पेस क्या है, स्पेस को क्यों स्टडी करना है और कैसे स्टडी करना है, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। बिग बैंग ब्लास्ट होता है, वहाँ से आगे हमारे एटम क्रिएट होंगे और आगे जाके हमारे प्लेनेट क्रिएट होंगे। इन्हीं प्लेनेट में से सिस्टम क्रिएट होंगे स्टार के, और इन्हीं में से एक है हमारा अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लाख ईयर एगो, अब 13.7 बिलियन ईयर एगो ब्लास्ट हो गया। फिर 4 लाख ईयर आफ्टर बिग बैंग हो जाता है, उसके 4 लाख ईयर बाद फर्स्ट एटम क्रिएट होता है हाइड्रोजन का। अब ग्रेविटेशन जो होती है, गैस और स्मोक होती हैं, वो उसको कंप्रेस करने लगते हैं। जब कंप्रेशन होती है तो डेंसिटी बढ़ती है, किसी चीज़ की डेंसिटी बढ़ती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो फ्यूज़न की प्रोसेस शुरू हुई, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम मिलना शुरू हुए और हमारे पास हीलियम की क्रिएशन हुई। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, न्यूक्लियर फ्यूज़न हुआ और हीलियम बना HH से मिलके। अब उसके बाद में
जब ये चीज़ें मिल गई तो उसके बाद बना स्टार, कोई चमकने वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, फ्यूज़न होगा तो स्टार बन जाएगा। तो सबसे पहले बना कोई स्टार, जैसे सन भी एक स्टार का टाइप है, ऐसे लाखों स्टार हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर में। सॉरी, लाखों भी नहीं, मतलब इनफाइनाइट बोल सकते हो आप। तो हमारे पास स्टार बना। अब स्टार जो है थोड़े टाइम बाद स्टार मर जाता है, थोड़ा एज होती है किसी भी चीज़ की, तो ये टूटता है, फट जाता है। उसके बाद जो रिएक्शन वगैरह होते हैं उनसे अदर एलिमेंट बनते हैं, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम से तो प्लेनेट नहीं बना सकते आप। स्टार तो बन सकता है क्योंकि स्टार के अंदर सिर्फ हीट होगी, वो तो जलेगा सिर्फ, लेकिन प्लेनेट बनाना है उसके लिए आपको मेटल और भी ज़्यादा एलिमेंट वगैरह चाहिए, जिनसे जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सब चाहिए। तो वो बनते हैं सुपरनोवा से, स्टार में जब ब्लास्ट होता है उसकी वजह से बनते हैं। अब ये सुपरनोवा काफ़ी सालों तक चले रहते हैं, अलग अलग स्टार फटते रहते हैं, बनते रहते हैं, उसकी वजह से हमारे पास एलिमेंट बनते हैं, अदर एलिमेंट। ठीक है, सुपरनोवा कंटिन्यू रहते हैं और क्रिएशन होती है अदर एलिमेंट जो कि नेसेसरी होते हैं प्लेनेट को बनने के लिए। और 4.5 बिलियन सन भी ऐसा ही स्टार होता है, और इसके अराउंड जो हमारे पास जो डस्ट वगैरह होती है या जो भी सुपरनोवा का मटेरियल होता है वो सब इकट्ठा होता है और वो सब बनाता है अर्थ, बीच में स्टार और हमारा प्लेनेट सिस्टम बनता है उसकी वजह से। तो प्लेनेट पहले अर्थ जब बनता है तो हमारी अर्थ जो थी वो एक वॉल्केनो थी, अर्थ के ऊपर वॉल्केनो ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जीवन वगैरह तो आप सोच ही नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से हैवी मेटल अंदर चले गए, वॉल्केनो के अंदर जो मेटल वगैरह हैवी मेटल थे वो अंदर चले गए, लाइट मेटल ऊपर रह गए। ठीक है, उसकी वजह से थोड़े टाइम बाद जो था रेन वगैरह शुरू हुई अर्थ के ऊपर, क्योंकि वाटर जो था वो वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट था। थोड़े टाइम बाद रेन होना शुरू हुई, लाखों सालों तक रेन होती रही, उसकी वजह से हमारे पास जो ओशियन क्रिएट होते हैं। ठीक है, और मून जो है, मून की क्रिएशन के लिए थ्योरी मानी जाती है कि एस्ट्रॉयड ने हिट किया था अर्थ को, उसकी वजह से अर्थ का जो मटेरियल टूटा था, ठीक है, वो जब गैदर हो गया ग्रेविटेशन की वजह से, उसने मून को क्रिएट कर दिया। अर्थ जब स्टार्टिंग के अंदर थी तो अर्थ काफ़ी फास्ट स्पिन करती थी, मतलब 8 घंटे के अंदर एक दिन हो जाता था, लेकिन जब मून की क्रिएशन हुई उसने स्लो कर दिया अर्थ को। तो अर्थ के ऊपर जीवन होने के लिए मून को भी काफ़ी बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। अब ओशियन बन गए, ओशियन के अंदर बैक्टीरिया वगैरह जो हमारी प्रिमिटिव लाइफ है उनकी फॉर्मेशन हुई। लेटर ऑन, पहले ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, हमारे पास साइनोबैक्टीरिया बना एक, जो कि जिसने फोटोसिंथेसिस करना सीख लिया था। अब वो CO2 लेता था और ऑक्सीजन बनाता था, तो उसी ने हमारे जीवनदाता है, साइनोबैक्टीरिया को ही हमारा जीवनदाता माना जाता है, उसकी वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम धीरे धीरे करके इवॉल्व हो गए। तो अब हम देखेंगे वाई टू स्टडी स्पेस। स्पेस हमने देख लिया कि अर्थ से बाहर आप मान लो या आप अपने सराउंडिंग में मान लो स्पेस। अब आपको क्या ज़रूरत है कि सन के अंदर क्या हो रहा है, आपने क्यों पढ़ना, अगर कोई और यूनिवर्स के अंदर कुछ है आपको क्यों ज़रूरत है उसके बारे में समझने के लिए। फर्स्ट है ह्यूमन सर्वाइवल। तो ह्यूमन सर्वाइवल की सबसे पहली बात आती है, सन का एग्जांपल लेते हैं। सन की भी एक पर्टिकुलर एज है, उसके बाद सन भी मर जाएगा। ठीक है, या आप समझो सन से भी रेडिएशन निकलती हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल हैं। अर्थ की जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा शील्ड लगी हुई है अर्थ के अराउंड, जो कि कोर के अंदर हैवी मटेरियल जो चले गए थे वॉल्केनो के द्वारा, उनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड डेवलप हो गई है जो हमें बताती है अर्थ के द्वारा रेडिएशन जो आती है। लेकिन अगर सन जो है जैसे जैसे इसकी एज होती जाएगी तो इसकी जो रेडिएशन होंगी वो भी और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो हमें समझना पड़ेगा यूनिवर्स को, अगर हम समझेंगे, स्टार की वर्किंग को समझेंगे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। और एक टाइम आएगा जब सन ख़त्म होगा ही होगा, तो उस टाइम हमें ज़रूरत होगी, हमने किसी और जो सोलर सिस्टम है वहाँ पे शिफ्ट करना है, किसी और जगह पे। कुछ टाइम आएगा जब सभी स्टार मरेंगे, उस टाइम बचेंगे ड्वार्फ स्टार। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे ड्वार्फ स्टार क्या होते हैं और भी स्टार किस तरीके के होते हैं। लेकिन हमें मतलब अर्थ को छोड़ के जाना ही पड़ेगा एक ना एक दिन, हो सकता है करोड़ों सालों बाद जाना पड़े, लेकिन हमें इसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। सेकंड हमारे पास आता है इन्वेंशन। ठीक है, इन्वेंशन ह्यूमन सर्वाइवल के अंदर ये एक और जो खतरा है वो एस्ट्रॉयड का है। एस्ट्रॉयड के लिए नासा ने मिशन बनाया हुआ है जो कि 2000 आई थिंक 22 के अंदर हमारे अर्थ को हिट करने के लिए या साइड से निकलने के लिए कुछ एस्ट्रॉयड आएंगे, उनको हिट करने के लिए नासा मिशन बना रहा है। मतलब एस्ट्रॉयड जिस तरीके से हमारे डायनासोर मरे थे एस्ट्रॉयड की हिटिंग की वजह से, उस तरीके से हम भी मर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए स्पेस से कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कैसे आ रहे हैं, वो हमारी अर्थ में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, अर्थ की स्पिन कैसे होती है, सब कुछ पता होना चाहिए। हमें सोलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रीज़न। सेकंड, इन्वेंशन की बात करते हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जब आप मतलब इसके बारे में साइंटिस्ट डिस्कवरी करते हैं तो नई नई इन्वेंशन होती हैं।
जैसे रिसेंट के अंदर आपने देखा होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने सैटेलाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोटिंग थी वो बनाई थी, जो कि सैटेलाइट को यूनिवर्स के अंदर फ्रिक्शन की वजह से अगर हीट ज़्यादा हो जाती है उसकी आग लगने से बचाने के लिए एक कोटिंग बनाई थी। तो वही जो इन्वेंशन है उसको घरों के अंदर भी यूज़ करने की बात हो रही है। अब इन्वेंशन तो की गई थी स्पेस के लिए, लेकिन यूज़ किया जा रहा है घरों के अंदर। स्पेस के अंदर जो बैक्टीरिया किस तरीके से बिहेव करते हैं, स्पेस के अंदर फूड को कैसे ले जाया जाता है, प्रोटीन स्पेस के लिए सिंगल सेल प्रोटीन कैसे लेके जाते हैं, उन सब चीज़ों को मतलब स्पेस के लिए वर्क करते करते कई ज़्यादा इन्वेंशन हो जाती हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए नॉर्मली हेल्पफुल होती हैं। नासा को भी जो उनका स्पेस मिशन है उसके लिए भी उन्होंने हज़ारों डिस्कवरी की हैं जो कि कॉमन मैन के लिए यूज़फुल हैं, जो कि इम्पॉसिबल होनी थी, क्योंकि आपने वो डायरेक्टली तो आप उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते थे। आप उसको स्पेस के लिए यूज़ जो है चीज़ों को ईजाद करते हो, मतलब इन्वेंशन भी होती हैं इससे। थर्ड आता है रिसोर्सेज। बाहर जो स्पेस के अंदर काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, हमारे पास प्लेटिनम है, और जो हीलियम है हमारे पास मून के अंदर, जो भी रिसेंट के अंदर बोला था कि काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि हम काफ़ी ईयर्स तक जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो अगर इनको हार्नेस कर लिया जाए, किसी एस्ट्रॉयड की माइनिंग की जाए, मून की माइनिंग की जाए, तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आता है डिस्कवर करना, हु आर वी, एक्चुअल में हम कौन हैं, ये डिस्कवर करना, हमारी क्रिएशन कैसे हुई है, और क्या हम अलोन हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो हो सकता है इसमें लाखों प्लैनेट ऐसे हों जिनके अंदर जीवन संभव हो, तो वो चीज़ें पता करनी है। नेक्स्ट आता है जर्नल, हमें फ़ायदा करवाने के लिए, जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, रिमोट सेंसिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें पता करने के लिए हमें ज़रूरी है स्पेस की एक्सप्लोरेशन। करते कैसे हैं, करते हैं सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, इंटरप्लैनेटरी मिशन भेजते हैं, या टेलीस्कोप से हम स्पेस की स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास 3 मेथड हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे कैसे, कौन सा इसरो का प्रोग्राम है, इसरो क्या करती है, नासा क्या करती है, टेलीस्कोप क्या होता है, कौन कौन से टेलीस्कोप हमारे पास हैं अभी करंटली, प्रीलिम के लिए क्वेश्चन आएंगे इनसे, स्पेस के से क्वेश्चन आते हैं हर साल। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, और उसके बाद कुछ बेसिक देखेंगे। इसरो जो है वो हमारे प्रीलिम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस साल भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे इससे, मेंस के अंदर भी 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था। तो स्पेस हमारे लिए काफ़ी हॉट टॉपिक है, मतलब साइंस के अंदर जो बेसिकली आजकल का पैटर्न चला हुआ है वो चला हुआ है। यूपीएससी चाहती है आपको जर्नल अवेयरनेस होनी चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में जो साइंस के अंदर अभी चले हुए हैं, जो कि क्योंकि बेसिकली जो साइंस है वही डिराइव कर रही है हमारी दुनिया को, ठीक है, वो आगे लेके जाएगी हमारी दुनिया को। इंडिया भी जो है साइंस के नाम के ऊपर ही जाना जाएगा, जो कंट्री, क्योंकि बेसिकली हमने एक ईरास काफ़ी पास हो चुके हैं जिसके अंदर मसल पावर, पहले राजा महाराजा होते थे, उनकी सेना की पावर होती थी, हाथियों की पावर होती थी। फिर जब बातें चेंज होती हैं, अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करता है, उसके बाद न्यूक्लियर जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है उसका बोलबाला हो जाता है हमारे कंट्रीज़ के अंदर में। तो तब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सुपीरियर माना जाता था, लेकिन आज की अगर बात करेंगे तो साइंस जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे ओवर पावर करता जा रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर हमारा वर्ल्ड है, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इनके अंदर जो राज करेगा वही देशों के ऊपर राज करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई भी कंट्री है अगर वो सुपर पावर कहलाना चाहती है तो उसके पास में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है, तभी उसको वर्ल्ड के अंदर माना जाएगा किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, तो सबसे पहली बात, इंडिया को आज़ादी मिलती है, इंडिया एक गरीब कंट्री होती है, तो उस टाइम ये सोचना भी कि किसी स्पेस प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, ये सोचना भी मतलब एक क्रांतिकारी विचार था। तो जब 1960 के अंदर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, ठीक है, लाइव स्ट्रीम होता है टोक्यो ओलंपिक, वो लाइव स्ट्रीम होता है क्रॉस द पैसिफिक, ठीक है, पैसिफिक अमेरिका के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च की होती है, उसके द्वारा लाइव उसको ट्रांसमिट किया जाता है। उसकी वजह से वो मतलब एक काफ़ी बड़ी वर्ल्ड के लिए चेतना थी कि अब जो है स्पेस का टाइम आ चुका है, स्पेस का जो प्रोग्राम होगा, जो स्पेस के अंदर डोमिनेट करेगा वही वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट करेगा। तो हमारी यूएस और रशिया के बीच में स्पेस रेस भी शुरू होती है, लेकिन उसी टाइम हमारे एक रिवोल्यूशनरी साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको फाउंडिंग फादर कहा जाता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम का। तो इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि स्पेस टेक्नोलॉजी के बहुत बेनिफिट हैं, हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट, देश की तरक्की और देश का एक गौरव जो होता है वो स्पेस से जुड़ा हुआ है। तो अब इन्होंने नेहरू जी को कन्विंस किया कि हमें प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए स्पेस से रिलेटेड, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर फॉर्म किया जाता है एक इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च,
जिसको लीड किया जा रहा था डॉक्टर साराभाई के द्वारा और डॉक्टर रामानाथन के द्वारा। 1962 के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है ताकि हम स्पेस के अंदर कुछ अपने लिए प्रोग्रेस कर पाएँ। और नेक्स्ट जो होता है इसरो की स्थापना होती है, लेटर ऑन इसको रिप्लेस कर दिया जाता है इसरो के द्वारा 1969 के अंदर। और लेटर 1972 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर इसरो को ले लिया जाता है, जो कि डायरेक्टली रिपोर्ट करेगी पीएमओ को। तो जो इसरो है वो हमारी काफ़ी अच्छे से फंक्शन करती है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ब्यूरोक्रेटाइजेशन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती हो, तो इसके अंदर डायरेक्टली इंटरफेरेंस नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्टली पीएमओ को रिपोर्ट करती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है और दिल्ली से काफ़ी दूर है, तो इसके अंदर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, साइंटिस्ट ही इसके चेयरमैन रहते हैं। तो इसलिए इसरो हमारा काफ़ी सक्सेसफुल मिशन लॉन्च करता है। तो अब इसके बारे में जो स्पेस मिशन के अंदर उस टाइम जब इंडिया के पास में इतनी गरीबी थी, इंडिया के पास में रिसोर्सेज कम थे, उस टाइम क्वेश्चन पूछा जाता था कि ऐसी गरीब कंट्री को क्या ज़रूरत है स्पेस जैसे प्रोग्राम जिसमें काफ़ी खर्चा होता है उसमें पार्ट लेने की। तो विक्रम साराभाई जी 1969 के अंदर कहते हैं इसका जवाब देते हुए कि देयर आर सम हु क्वेश्चन द रिलेवेंस ऑफ स्पेस। कुछ लोग हैं जो क्वेश्चन करते हैं स्पेस की क्या रिलेवेंस है। एक्टिविटीज़ इन अ डेवलपिंग नेशन, to us there is no ambiguity of purpose. We do not have fantasy of competing with the economically advanced nation in the exploration of moon and the planet and man space flight. तो ये कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमने ख्याली पुलाव बना के रखे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे उस टाइम यूएसए और जो हमारा सोवियत यूनियन था वो कम्पीट कर रहे थे, तो कि हमारी कोई फैंटेसी नहीं है कि हमने इनके साथ कम्पीट करना है कि मून पे पहले कौन पहुँचेगा और जो अदर प्लैनेट हो गए उनको पहले कौन एक्सप्लोर करेगा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमने सोसाइटी के लिए यूज़ करना है। और दूसरा, बट वी आर कन्विंस्ड दैट इफ वी आर टू प्ले अ मीनिंगफुल रोल नेशनली एंड इंटरनेशनली, अगर हमें कोई मीनिंगफुल रोल प्ले करना है नेशन के अंदर और इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर में, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे लिए, जो सोसाइटी के लिए रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। क्योंकि उसी देश को, जैसे इसरो के नाम के ऊपर इंडिया को माना जाता है, इसरो का रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा सैटेलाइट ऊपर भेजने के अंदर, तो उसी नाम के ऊपर इंडिया को आज जाना जाता है। अगर इंडिया ने इन्वेस्ट नहीं किया होता टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आज भी हम, जैसे डिफेंस के अंदर हमने उतना इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो आज भी हम टेक्नोलॉजी के लिए मोहताज हैं। कभी यूएसए के पास जाते हैं, रशिया के पास जाते हैं, फ्रांस के साथ जाते हैं। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं हमारी देश की सुपर पावर के क्लेम को। इंडिया कहती है हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, और 60% वेपन आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप दूसरों के वेपन से सुपर पावर नहीं बना जाता। हमारे पास एक नॉलेज का हब होना चाहिए, जहाँ पे जैसे यूएस के अंदर हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे पीपल जाना चाहते हैं, जो एडमायर करते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ को। इंडिया के पास कुछ नहीं है, इंडिया की रैंकिंग काफ़ी ख़राब है एजुकेशन के अंदर। अगर हमें वर्ल्ड लीडर बनना है इन फ्यूचर, कभी भी सुपर पावर बनना है, तो हमें अपने एजुकेशन की फील्ड के अंदर, ठीक है, इकोनॉमी तो हमारी बन सकती है बेस्ट, लेकिन इकोनॉमी भी तभी बनेगी, इकोनॉमी तभी ओवर पावर करेगी डिफरेंट कंट्रीज़ को। जैसे हम कहते फिरते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर आप इसको लॉजिकली सोचो तो इंडिया की इकोनॉमी जैसे 2.5 ट्रिलियन के करीब होगी, और जैसे अगर चाइना की इकोनॉमी 11 ट्रिलियन के आसपास है, तो अगर उनका ग्रोथ रेट 6.5 है, तो 6.5 जो 11 ट्रिलियन का होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जो हमारा 7.2 होगा या ज़्यादा भी होगा। तो मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए की इकोनॉमी 16 ट्रिलियन की है और वो 2% से ग्रो कर रही है, तो उनका जो 2% होगा वो हमारे 7.2% से कई गुना होगा। तो उन तक पहुंचने के लिए तो हमें कई साल लगेंगे, ठीक है, डिकेड्स लगेंगे, 50-100 साल लगेंगे। तो उन तक पहुंचने का सबसे इजी वे यही है कि साइंस के अंदर इनोवेशन की जाए, कि अगर उन्हीं की टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे चिपका रहे हैं, जो वो स्टार्टअप चलाते हैं उनको हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, वैसे ही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं इंडिया के अंदर, उससे इंडिया सुपर पावर नहीं बनेगा कभी भी। ये ख्याली पुलाव हैं, जैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर खुद पकाते रहते हैं, मेन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। डिफेंस के अंदर इंडिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें काफ़ी रिवोल्यूशनरी थी जो कि इसरो इन्होंने फॉर्मेशन की, नहीं तो आज हम स्पेस के लिए भी दूसरे देशों के दरवाजे खटखटा रहे होते। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी फर्स्ट जो सैटेलाइट थी उसको सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था 1975 के अंदर, जिसका नाम था आर्यभट्टा। और जो हमारी फर्स्ट हमने जो भेजी थी ऊपर सैटेलाइट, ये दोनों एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर भेजी थी, चेक करने के लिए, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में भेजी गई थी ऊपर। तो रोहिणी सैटेलाइट जिसको इंडिया ने लॉन्च किया था फर्स्ट टाइम। और अगर स्पेस स्टेशन की बात की जाए, स्पेस के अंदर भी जो इसरो के काफ़ी स्टेशन हैं डिफरेंट प्लेसेस के अंदर, कुछ टेलीस्कोप बनाने के काम हमारे सैटेलाइट की फॉर्मेशन के काम आते हैं, असेंबलिंग के काम आते हैं। जो मेन जिनके पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो एक हमारा विक्रम साराभाई सेंटर है, जिसको पहले कहा जाता था थुम्बा रॉकेट सेंटर, जो कि केरला के अंदर है।
एंड इस ये डिज़ाइन करता है और डेवलप लॉन्चिंग व्हीकल। आपने स्पेस में कोई चीज़ भेजनी है, क्या भेजना, सैटेलाइट। ये सैटेलाइट ये ऊपर खुद तोड़ के जाएगी नहीं, इसको किसी चीज़ पे बैठा के लेके जाते हैं। जिस चीज़ पे बैठा के लेके जाते हैं उसको कहते हैं लॉन्चर। तो लॉन्च व्हीकल यहाँ पे डिज़ाइन किए जाते हैं। सतीश धवन सेंटर आंध्र प्रदेश के अंदर, इसरो का सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर के अंदर जो सैटेलाइट बनाने के काम करता है। अब सैटेलाइट और जो हमारा लॉन्च व्हीकल है अलग अलग जगह के ऊपर बन रहे हैं, इनको इंटीग्रेट भी करना है। सतीश धवन आंध्र प्रदेश के अंदर इनको इंटीग्रेट किया जाता है। यहाँ पे ही लॉन्चिंग पैड है हमारा, 2 लॉन्चिंग पैड है, एक PSLV के लिए और एक GSLV के लिए। तो यहाँ से लॉन्च कर दिया जाता है इसको। अब लॉन्चर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो लॉन्चर्स क्या होते हैं, लॉन्चर्स होते हैं जो कि स्पेस क्राफ्ट को ऊपर लेके जाते हैं, सैटेलाइट वगैरह को ऊपर लेके जाएंगे। तो लॉन्चर बेसिकली आप रॉकेट भी समझ सकते हो, इनके अंदर इंजन होगा, फ्यूल होगा, जो कि ऊपर उड़ेंगे ये और सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास रीयूजेबल नहीं है ये जो अभी तक की टेक्नोलॉजी है। तो अगर बात करेंगे लॉन्चर्स की, तो इसके अंदर हमारे पास जो SLV था, ASLV, जो रिसेंटली के अंदर हमारे पास हैं PSLV, GSLV है और GSLV Mach 3 है। और जो लेटेस्ट और जो टेक्नोलॉजी होती हैं जैसे साउंडिंग रॉकेट होता है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होता है और स्क्रैम जेट इंजन टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर, ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, तो आज हम सिर्फ लॉन्चर के बारे में देखेंगे, इनमें से कौन कौन से लॉन्चर हैं और क्या क्या उनकी स्पेसिफिकेशन है वो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले लॉन्चर्स की बात करेंगे। सबसे पहले था SLV, मतलब जिस हिसाब से ये आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं इनकी कैपेसिटी ऊपर ले जाने की, इन जितना बाहर लेके जा सकते हैं और इनमें फ्यूल जितना कैरी किया जा सकता है, जितनी एफिशिएंसी है फ्यूल को कैरी करने की, वो सब कुछ इंक्रीज़ हो रही है। तो सबसे पहले SLV था, फिर हमारा ASLV आता है, फिर हमारे पास PSLV, फिर GSLV Mach 1 एंड Mach 2 आते हैं, एंड फिर हमारे पास GSLV Mach 3 आता है। तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों को देखेंगे 1 बाय 1, SLV, ASLV, PSLV, GSLV Mach 1, Mach 2, GSLV Mach 3। सबसे पहले आता है SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, मतलब फर्स्टली हमने डिज़ाइन किया। तो SLV हमारा फर्स्ट था जिससे कि सैटेलाइट को ऊपर भेजा जाता था। और इसके अंदर जो रॉकेट के अंदर स्टेजेस होती हैं डिफरेंट, जैसे इसके अंदर 4 स्टेजेस थी, जिनके अंदर 4 स्टेजेस थी जिसके अंदर सॉलिड फ्यूल कैरी किया जाता था। तो चारों स्टेजेस सॉलिड थी, ठीक है, सॉलिड फ्यूल इनके अंदर कैरी किया जाता था। और ये प्लेस कर सकता था 17 टन का जो वेट होता है उसको प्लेस कर सकता था 22 मीटर तक ऊपर, मतलब काफ़ी छोटा सा, और 40 kg तक लेकर जा सकता था लो अर्थ ऑर्बिट तक, मतलब 600-700 किलोमीटर ऊपर तक लेके जा सकता था 40 kg। ठीक है, और स्टेजेस का क्या मतलब हुआ, स्टेजेस का मतलब हुआ एक रॉकेट होता है उसमें अलग अलग स्टेजेस लगाई होती हैं। इस तरीके से रॉकेट है लॉन्च व्हीकल, ऊपर जैसे सैटेलाइट है यहाँ पे कैरी कर रहा है ये, इसमें अलग अलग स्टेजेस होंगी, ऐसे 1 2 3 4। तो SLV के अंदर 4 थी। अब स्टेजेस का मतलब क्या होता है, अगर ये पूरा रॉकेट इसको उड़ा के ऊपर लेके जाते हैं तो जितना ज़्यादा भार होगा किसी चीज़ का उतनी ज़्यादा पावर लगेगी उसको ऊपर की तरफ उड़ाने के लिए। जैसे इस रॉकेट को अगर पूरा ऊपर लेके जाना है तो उतना ज़्यादा फ्यूल लगेगा आपको, उतना ज़्यादा जोर लगेगा। तो उसकी वजह से रॉकेट में स्टेजेस क्रिएट की जाती हैं अलग अलग, ताकि जब थोड़ा सा ऊपर इस वाली नीचे वाली स्टेज ने, सबसे नीचे वाली स्टेज ने जैसे थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, उसके बाद ये कट के नीचे गिर जाएगी। अब ये जैसे कट के नीचे गिर गई यहाँ पे, उसके बाद रॉकेट का भार थोड़ा कम हुआ, पहले से इसको स्पीड मिली है, अगला जो हमारा पार्ट होगा उसका जो स्टेज होगी जिसके अंदर अपना फ्यूल है, अपना इंजन है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसको और ज़्यादा पीछे पुश करेगा, उसको पहले से थ्रस्ट मिला हुआ और स्पीड से जाएगा, फिर इस पार्ट को भी ये नीचे छोड़ देगा, फिर अगला एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सैटेलाइट को ऊपर छोड़ेगा। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए स्टेजेस बनाई जाती हैं रॉकेट की। नेक्स्ट आता है ASLV, जिसको बोलते हैं ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अब थोड़ा सा जो SLV था उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर दी गई, उसको बोला जाता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV ASLV को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आप एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये अब हम फंक्शनल नहीं है। ठीक है, तो ये वेट लिफ्ट कर सकता था 40 टन, वो 14 टन कर सकता था, लेकिन ये करता था सिर्फ 24 मीटर तक। ठीक है, तो मतलब काफ़ी छोटा सा था है। अगर इसको 400 किलोमीटर तक लेके जाना तो आप 150 kg के करीब इसमें लिफ्ट कर सकते थे। इसमें 5 स्टेजेस थी और सभी सॉलिड प्रोपेलेंट थे। प्रोपेलेंट का मतलब होता है, प्रोपेलेंट का मतलब होता है प्रोपेलेंट का मतलब होता है हमारा फ्यूल मतलब जो चीज़ बर्न होगी, जो कि पावर देगी। और दूसरा ऑक्सीडाइज़र मतलब अब फ्यूल को बर्न होना है तो उसको ऑक्सीजन तो चाहिए, तो कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है।
तो सॉलिड प्रोपेलेंट मतलब सॉलिड स्टेज के अंदर लेके जाया जाता था प्रोपेलेंट को इसके अंदर, ठीक है। लेटेस्ट के अंदर हम देखेंगे सॉलिड और लिक्विड के अंदर भी डाला जा रहा है। एंड जो GSLV Mark 3 है उसके अंदर क्रायोजेनिक स्टेज भी आ चुकी है, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। तो इनकी पावर काफ़ी कम थी, इतना समझना है बस। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास PSLV GSLV आते हैं। तो PSLV GSLV के अंदर क्वेश्चन आ सकता है आपको। PSLV आप इसको मान सकते हो और GSLV इसको मान सकते हो। हालांकि PSLV एडवांस्ड है ASLV से, लेकिन उतना भी एडवांस नहीं है। GSLV इसका भी बाप है, ठीक है। तो PSLV कम, अगर ये ऊपर की तरफ जोर लगा के फेंकेगा जो सेटेलाइट है तो उसको कम ऊपर तक फेंक पाएगा क्योंकि इसकी पावर कम है। GSLV ज़्यादा ताकतवर है तो ये ज़्यादा ऊपर तक इसको फेंक पाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अदर जो डिफरेंस है ये है PSLV थर्ड जनरेशन का है, ये फोर्थ जनरेशन का है। जनरेशन का मतलब होता है जब भी किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होगी, रोबोटिक्स या कोई और चीज़ टेक्नोलॉजी के अंदर, जब कोई पर्टिकुलर जो उसका मेन फंक्शन होता है उस टेक्नोलॉजी के अंदर, जब उसके अंदर एडवांसमेंट होती है, वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन। इसमें ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, लेकिन जब किसी टेक्नोलॉजी के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ को रिवोल्यूशनाइज किया जाता है, उसके अंदर उसकी जो काम करने की क्षमता थी उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन उसकी। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में कंप्यूटर कमरे कमरे के साइज़ के होते थे, जब उसी को कंपेक्ट करके छोटा कर दिया गया तो उसको नेक्स्ट जनरेशन बोला जाता है उसकी। अब नेक्स्ट जनरेशन में जैसे लेटेस्ट जनरेशन के अंदर क्वांटम कंप्यूटर आता है जो कि पिछली वाली जनरेशन का भी बाप है उसकी स्पीड का, तो उन्हीं चीज़ों को जनरेशन बोला जाता है। यही चीज़ें रॉकेट में यूज़ होती हैं, आपकी एयरक्राफ्ट की बात होगी उसमें यूज़ होंगी। जैसे हमारा राफेल फोर्थ जनरेशन का है, चाइना के पास में फिफ्थ जनरेशन का भी है, तो वही बातें हैं, वो उनमें टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस होगी। तो PSLV थर्ड जनरेशन का, GSLV फोर्थ जनरेशन का। ये जो सेटेलाइट को कैरी करेगा ये क्योंकि कम पावरफुल है, तो रिमोट सेंसिंग के लिए जो सेटेलाइट होती हैं, रिमोट सेंसिंग का मतलब किसी रिमोट लोकेशन से हमने सेंस करना है किसी पर्टिकुलर चीज़ को। तो सेंसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पता करना। अगर ये ग्लास है, आपको इसके बारे में पता करने के लिए बोलें तो आप इसके पास जाके इसको टच कर सकते हो, उसके बाद आप पता कर सकते हो ये कितना लंबा है, ठीक है। इसके डायमेंशन को नाप सकते हो, उसको बोलते हैं सेंसिंग। लेकिन रिमोट सेंसिंग का मतलब है बिना किसी चीज़ को टच किए हुए दूर की लोकेशन से इसके बारे में पता करना। तो सैटेलाइट आपकी हवा के अंदर है, वो ज़मीन में फॉरेस्ट कवर कितना है वो पता कर लेती है, वो टच तो कर नहीं रही है उसको। इस चीज़ को बोलते हैं रिमोट लोकेशन से सेंस करना किसी चीज़ को। तो रिमोट सेंसिंग के लिए जो सैटेलाइट यूज़ होती हैं, जैसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर जिनको रखा जाता है, आगे देखेंगे कौन से ऑर्बिट किस तरीके के होते हैं, अभी सिर्फ जर्नली समझ लो। रिमोट सेंसिंग करने के लिए जो छोटी सैटेलाइट होती हैं जो कि अर्थ के नज़दीक ही फेंकी जाती हैं, उनके लिए PSLV यूज़ किया जाता है। और बड़ी सैटेलाइट अगर कम्युनिकेशन की आपने भेजनी है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर उनको भेजना पड़ता है, तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर भेजने के लिए GSLV का यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ स्टेजेस 4 हैं PSLV के अंदर, 2 सॉलिड हैं 2 लिक्विड हैं। 2 सॉलिड प्रोपेलेंट लेके जाती हैं, 2 लिक्विड लेके जाती हैं, जैसे एक सॉलिड लिक्विड। और जो हमारी GSLV है इसके अंदर 3 स्टेज हैं, एक सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी क्रायोजेनिक। तो सॉलिड लिक्विड ठीक, क्रायोजेनिक का मतलब ऐसी स्टेज जिसके अंदर जो प्रोपेलेंट है उसको काफ़ी फ्रीजिंग टेम्परेचर पे उसको फ्रीज किया जाता है, मतलब उसको काफ़ी नीचे ले जाते हैं आप टेम्परेचर, जनरली 186 तक इसको नीचे लेके जाते हैं, ठीक है, इतने डिग्री तक इसको नीचे ले आते हैं ये। तो उस चीज़ को बोलते हैं हमें क्रायोजेनिक स्टेज, मतलब काफ़ी ठंडी स्टेज के ऊपर जो फ्यूल है उसको लेके जाते हैं। फ़ायदा इसका ये है कि इसमें फ्यूल को ज़्यादा लेके जाया जा सकता है क्रायोजेनिक के अंदर, इसको भी आगे देख लेंगे। तो जो वेरिएंट थे PSLV के वो 3 वेरिएंट हैं, PSLV G, PSLV CA और XL। तो ये एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन है, एक्सटेंडेड वर्जन है, CA कोर अलोन वर्जन है और ये स्टैंडर्ड वर्जन है। तो इनमें जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं इनकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और GSLV के अंदर Mach 1, Mach 2, Mach 3, तो Mach 3 सबसे एडवांस है, ज़्यादा कैरी कर सकता है ऊपर की तरफ वेट। तो PSLV हमने देख लिया, जो कि सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट जो कि अर्थ के नज़दीक है उस तक लेके जा सकता है 17,500, 17,050। जो भी इन्फॉर्मेशन है ये सब कुछ इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। तो इनके अंदर जो भी, मतलब अगर इसरो ने लिखा हुआ तो उन्होंने ठीक ही लिखा होना, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे ली हैं। जो वेट हो गए इनके या जितना कैरी कर पाते हैं ये सिर्फ वेबसाइट से लिया हुआ है, ऑथेंटिक है। तो पेलोड लेके जा सकती हैं सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के अंदर 750,
जो हमारा जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट है, ये इसके ऊपर ऑर्बिट के ऊपर वीडियो आएगी सेपरेट, उसमें आप देख सकते हो ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी बड़ी वीडियो बनानी पड़ेगी थोड़ी सी। तो जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट के अंदर 1425 kg लेके जाते हैं। और कुछ जो नोटेबल चीज़ें हैं जो कि लेके जाई गई हैं PSLV के द्वारा, वो हैं चंद्रयान-1, इनके बारे में सेपरेट देखेंगे वीडियोज़ के अंदर। और मार्स में मिशन भेजा गया था मंगलयान, ठीक है, और इंडिया ने एस्ट्रोसैट ऑब्जर्वेटरी भेजी थी, वो भी PSLV से लेके गए थे। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कौन सी चीज़ें PSLV से भेजी गई हैं, GSLV से भेजी गई हैं, ठीक है। और इसकी 4 स्टेजें हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। नेक्स्ट GSLV की बात करेंगे तो ये जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 2500 kg तक की सैटेलाइट को लेके जा सकता था। इससे पहले हमारे पास जो 2000 kg से ऊपर की सैटेलाइट होती थी, उनको हम फ्रेंच का रॉकेट है उसके थ्रू भेजते थे, ठीक है। तो हमारे पास रॉकेट नहीं था इतना बड़ा जो कि इतना kg तक भार को ऊपर लेके जाया जा सके, लेकिन अब हमारे पास रॉकेट है जो कि 2500 kg तक लेके जा सकता है। और अगर लो अर्थ ऑर्बिट की बात करेंगे तो 5000 kg तक ये ऊपर लेके जा सकता है। और इसमें 3 स्टेजें हैं, सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक मतलब काफ़ी ठंडी स्टेज के ऊपर प्रोपेलेंट को लेके जाएगा। और GSLV से हमने इनसेट सीरीज़ भेजी है, GSAT सीरीज़ भेजी हुई है, जो कि कम्युनिकेशन के काम आती हैं मेनली। नेक्स्ट आता है सॉन्डिंग रॉकेट। तो सॉन्डिंग रॉकेट क्या होते हैं? सॉन्डिंग रॉकेट होते हैं मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर भेजा जाता है इनको। सॉन्डिंग रॉकेट आर 1 या 2 सॉलिड स्टेज प्रोपेलेंट यूज़ होता है इनके अंदर में, ये भेजे जाते हैं मेनली स्पेस रिसर्च के बारे में। अगर आपने पहले सैटेलाइट जो हमारा रॉकेट है उसको पहले ऊपर नहीं भेजना है, उसको बस टेस्ट करना है कि हवा के अंदर जो आपने मटेरियल बनाया हुआ है, जैसे मान लो आपने कोई कोटिंग बनाई हुई है अपनी सैटेलाइट को लगाने के लिए या रॉकेट के बाहर लगाने के लिए, अब आप देखना चाहते हो कि वो कैसे बिहेव करती है स्पेस के अंदर, क्या ऐसा तो नहीं है कि फ्रिक्शन से जल उठती है। उसके लिए आप पहले सॉन्डिंग रॉकेट ऊपर भेजोगे, वो सॉन्डिंग रॉकेट ऊपर जाएगा, वो टेस्ट करेगा आपकी टेक्नोलॉजी को। तो ये एक टेस्ट के लिए प्रोटोटाइप बनाया होता है, उसको बोलते हैं सॉन्डिंग रॉकेट, ठीक है। या आपने कोई क्लाइमेट से रिलेटेड ऊपर का डाटा लेके आना है कि ऊपर रेडिएशन वगैरह कितनी है, या कोई और आपने डाटा कलेक्ट करना है एटमॉस्फेयर के बारे में अपनी सैटेलाइट को भेजने से पहले, तो वो चीज़ें की जाती हैं इसके द्वारा। तो ये हमारा ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर चला गया। इसकी जो नीचे वाली स्टेज है वो तो नीचे गिर गई, ऊपर वाली स्टेज ने डाटा कलेक्ट किया जिसके साथ इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, फिर ये नीचे उतर जाता है, उसके बाद आप चेक कर लेते हो इसके बारे में। लास्ट आता है हमारे पास GSLV Mach 3। तो इसके अंदर 3 स्टेजें हैं, ये हैवी काफ़ी लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये कैरी कर सकता है Mach 3 4 टन, ठीक है, 4000 kg तक कैरी कर सकता है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। या आप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर 4000 kg तक कर सकता है, और 8000 टन तक कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, विच इज़ ट्वाइस एज द कैपेबिलिटी ऑफ Mach 2। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको इसरो की वेबसाइट से लिया हुआ है मैंने, जो विकीपीडिया होगा उसके अंदर आपको अलग भी मिल सकती है इन्फॉर्मेशन, तो उसके बारे में ऑथेंटिकेशन के ऊपर जो इसरो की वेबसाइट है उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा होगा, तो वहाँ से मैंने डाटा लिया हुआ है 4 टन 8 टन, विकीपीडिया के अंदर 10,000 टन तक बताया हुआ ये। तो ये हमारे पास आता है 3 स्टेजेस, सॉलिड लिक्विड एंड थर्ड इज क्रायोजेनिक सॉलिड एंड दूसरा लिक्विड, ठीक है। नीचे भी 2 बूस्टर लगे हैं उसको सॉलिड के, ऐसे रॉकेट होगा तो 2 बूस्टर लगे हैं इसको सॉलिड के, फिर हमारे पास लिक्विड, फिर क्रायोजेनिक। हमने जो सेटेलाइट के बारे में, लॉन्चर के बारे में डिस्कस किया था, SLV, PSLV, GSLV, Mach 1, Mach 2, Mach 3, तो उनके बारे में हमने देखा था। तो बेसिकली इंडियन स्पेस की अगर बात करेंगे तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट के अंदर हमारे पास आएगा लॉन्चर जो कि सैटेलाइट को ऊपर लेके जाएगा ऑर्बिट के अंदर। दूसरा हमारे पास आएगा सैटेलाइट, ठीक है, लॉन्चर किसी चीज़ को लेके जाएगा, उस चीज़ को बोलेंगे सैटेलाइट, जिससे हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड आता है हमारे पास एप्लीकेशन क्या क्या थी सैटेलाइट की। तो लास्ट टाइम हमने देखा था लॉन्चर्स के बारे में, कौन कौन से लॉन्चर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन की थी, डिफरेंट टाइप, कितने वो ले जा सकते हैं, कितना भार वो उठा के लेके जा सकते हैं, तो वो चीज़ें हमने देखी थी। और फिर हम सैटेलाइट के बारे में भी देखेंगे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन और भी जो होंगी हमारे पास उनके बारे में देखेंगे, और जर्नल वे के अंदर एप्लीकेशन भी डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद फिर लास्ट के अंदर हमारे पास आएगा एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड व्यू इसरो के बारे में, इसरो क्या अचीव करना चाहता है नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर, अदर एजेंसी जो भी होंगी उनके मिशन वगैरह, और उनके साथ में इसरो का कंपैरिजन, ठीक है। तो वो सब चीज़ें देखेंगे उसके बाद। तो आज थोड़ा सा लॉन्चर का रिकैप कर लेते हैं जो हमने पहले देखा था, फिर हम नेक्स्ट जो है इंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉन्चर्स के अंदर हमने फर्स्ट देखा था SLV जो कि सबसे पहले बनाया गया था। 4 स्टेजें थी इसकी, स्टेज का मैंने आपको मतलब समझाया था, 4 जितनी स्टेजें होती हैं, एक स्टेज को गिरा के फिर जो पहले से स्पीड अटेन की होती है उसके सहारे कम भार को ऊपर लेके जाया जाता है, ठीक है।
तो इससे ऑल सॉलिड स्टेजें थी इसकी। तो सॉलिड स्टेज का क्या मतलब होता है ये भी देखेंगे अभी नेक्स्ट आके, ठीक है। तो ऑल सॉलिड स्टेजें थी इसके अंदर, 40 kg लेके जा सकती थी लो अर्थ ऑर्बिट तक ये, ठीक है। ऑर्बिट के बारे में भी हम लेटर एक नेक्स्ट न्यू वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्बिट्स के बारे में देखेंगे। फिर हमारे पास ASLV आता है, ठीक है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसके अंदर 5 स्टेजें थी, सभी स्टेजें सॉलिड थी, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ होता है, मतलब फ्यूल सॉलिड यूज़ कर रहे हो आप उसके अंदर। 140 kg 400 किलोमीटर तक लेके जा सकता था ये। फिर हमने PSLV के बारे में डिस्कस किया। PSLV के अंदर 4 स्टेजें थी, फर्स्ट स्टेज सॉलिड थी, दूसरी स्टेज लिक्विड थी, थर्ड स्टेज सॉलिड थी, फोर्थ स्टेज हमारी लिक्विड थी, ठीक है। तो 4 स्टेजें थी, सॉलिड लिक्विड। स्टेजों के बारे में देखेंगे, सॉलिड लिक्विड एक्चुअल में क्या होता है। एंड ये लेके जा सकता था हमारा सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, मतलब पोलर ऑर्बिट तक लेके जा सकता था ये 1750 kg तक। तो अगर पोलर ऑर्बिट की बात करेंगे, जैसे अर्थ हमारी ये है, तो पोलर ऑर्बिट कुछ इस तरीके से होगा जो पोल टू पोल ट्रैवल करेगा, ठीक है। सन सिंक्रोनस कैसे होता है ये आगे देखेंगे। और जियो स्टेशनरी, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये ऑर्बिट हमारे इस तरीके से होंगे जो कि अर्थ के साथ 24 घंटे में अपनी रोटेशन पूरी करेंगे, वहाँ तक ही ये लेके जाएगा 1425। नेक्स्ट हमने देखा था GSLV PSLV देख लिया, GSLV के मैक 2 मैक 3, ठीक है। मैक 3 लेटेस्ट के अंदर आया हुआ है। तो मैक 2 जो था वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक लेके जा सकता था 2500 किलो, और लोअर अर्थ ऑर्बिट तक लेके जा सकता था 5000 kg तक। GSLV मैक 3 इसकी स्टेजें जो थी नेक्स्ट वाले की, ऊपर वाले की GSLV मैक 2 की, पहली सॉलिड थी, दूसरी लिक्विड, तीसरी क्रायोजेनिक। तो क्रायोजेनिक क्या होती है वो भी हम आज देखेंगे, इनको आप बस रिमेंबर रखना। सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज और क्रायोजेनिक क्या होती है ये देखेंगे। GSLV मैक 3 सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक, और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 4000 ले जा सकता था, और लो अर्थ ऑर्बिट तक 8000 kg तक लेके जा सकता है। अब हमारे पास आता है लिक्विड स्टेज क्या होती है और सॉलिड स्टेज क्या होती है। तो जैसा हमने देखा कि पहले SLV था, उसके अंदर 4 स्टेजें थी और चारों सॉलिड थी। उसका मतलब होता है उनके अंदर सॉलिड फ्यूल लेके जा रहे हैं हम, ठीक है। प्रोपेलेंट जो होता है, प्रोपेलेंट का मतलब होता है जो रॉकेट का इंजन होता है, जैसे अगर आप इसको इंजन मानो तो इसके अंदर एक चीज़ होगी फ्यूल, दूसरा होगा ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ही फ्यूल जलता है, तो ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन भी इसके अंदर डाल के जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर, अगर प्रोपेलेंट की बात है तो उसके अंदर फ्यूल आपका सॉलिड स्टेज के अंदर होगा। जैसे सॉलिड स्टेज के अंदर बात कर सकते हो, पहले के ज़माने में जैसे हमारे पास गन पाउडर का यूज़ किया जाता था, जो रॉकेट होते थे टीपू सुल्तान के ज़माने में, ठीक है। या अभी भी लेटेस्ट के अंदर गन जो हमारा सॉलिड प्रोपेलेंट है उसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। लेकिन गन पाउडर इसका एग्जाम्पल है। अमोनियम नाइट्रेट है, वो भी एक सॉलिड प्रोपेलेंट का एग्जाम्पल है। अमोनियम डाई नाइट्रेट भी इसका एग्जाम्पल है। इसको यूज़ क्यों किया जाता है, जैसे हमारा अगर बात करेंगे PSLV की, पहली स्टेज सॉलिड है, दूसरी लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। तो फर्स्ट स्टेज सॉलिड है। पहली बात तो इजी है स्टोर करने के लिए, आपने एक बार स्टोर कर दिया उस टाइम लॉन्ग टाइम तक ये तैयार रह सकता है वहाँ पे, मतलब जब आपने लॉन्च करनी तब मर्जी आप लॉन्च कर दो इसको। ईजी है हैंडल करने के लिए, कॉस्ट इसका कम है, लेकिन पावर भी इसकी कम है, ठीक है। मतलब इतना इफेक्टिव नहीं है ये, लेकिन अगर आपके पास में अगर लो कॉस्ट के ऊपर आपने किसी चीज़ को ऊपर लेके जाना है तो वो ये काफ़ी कारगर साबित हो सकता है इसके। और सिंपल है ये, यूज़ करने के लिए सिंपल है, हैंडल करने के लिए ईजी है। और एग्जांपल गन पाउडर, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम डाइनाइट्रेट। पर प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि ये लेस इफेक्टिव है, उतना इफेक्टिव नहीं है, और ये रियल टाइम के अंदर इसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। मतलब अगर आप चाहो कि फ्यूल का इंजन है उसको आपने रियल टाइम के अंदर, जब वो ऊपर चला गया या जब वो वर्किंग के अंदर है, उसको आपने रिमोट लोकेशन से दूसरी लोकेशन से कंट्रोल करके ऑन ऑफ करना है, तो वो उसमें उतना अच्छा नहीं हो सकता सॉलिड स्टेज के अंदर। इसलिए मिक्सचर डाला जाता है। पहली स्टेज को माना जाता है सॉलिड स्टेज, काफ़ी अच्छी होती है इग्निशन करने के लिए, पहला थ्रस्ट देने के लिए अच्छी होती है, तो इसको यूज़ किया जाता है सॉलिड नीचे वाली स्टेज के अंदर, ठीक है। हमारी मिसाइल होती हैं उनके अंदर भी सॉलिड स्टेज को जो है इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि काफ़ी रिलायबल होती है ये, ईजी टू हैंडल होती है, ठीक है। जो हमारी मिसाइल वगैरह होती हैं उनके अंदर सॉलिड स्टेज देखेंगे आगे, डिफेंस जब डिस्कस करेंगे तो उसमें देखना, उसमें भी जो मिसाइल होती हैं उसमें भी कईयों में 2 स्टेजें होती हैं, 1 स्टेज होती है, 3 स्टेज होती हैं, तो उनके अंदर भी यूज़ की जाती हैं ये स्टेजें। सॉलिड पहली यूज़ की जाती है, दूसरी आप कोई भी नेक्स्ट यूज़ करोगे। सेकेंड आती है इसमें लिक्विड स्टेज PSLV के अंदर। तो लिक्विड स्टेज जो है काफ़ी इफेक्टिव होती है यूज़ करने के लिए, जो फ्यूल होता है काफ़ी इफेक्टिव होता है, काफ़ी थ्रस्ट देता है। सेकंड है कि रियल टाइम के अंदर इसको ऑन ऑफ करना काफ़ी इजी होता है, और इसका एग्जांपल आता है रिफाइंड कीरोसिन, ठीक है, लिक्विफाइड हाइड्रोजन।
इनको आप यूज़ कर सकते हो एज अ लिक्विड प्रोपेलेंट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो सॉलिड लिक्विड लिखते हैं इसका क्या मतलब है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल। और क्रायोजेनिक फ्यूल का क्या मतलब है, इसका मतलब है फ्यूल को हमने काफ़ी लो टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करना है, उसकी वजह से ज़्यादा फ्यूल उसके अंदर आ सकता है, तो वो थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक। जैसे GSLV मैक 2 की बात करेंगे, फर्स्ट स्टेज सॉलिड है, दूसरी लिक्विड है, तीसरी क्रायोजेनिक है। तो क्रायोजेनिक का मतलब फ्यूल को हम पहले में फ्यूल सॉलिड है, इसके अंदर लिक्विड है, इसके अंदर फ्यूल को हम काफ़ी लो टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करेंगे, उसकी वजह से ज़्यादा फ्यूल आ जाएगा इसके अंदर में, तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है क्रायोजेनिक की। क्रायोजेनिक का क्या मतलब, इन क्रायोजेनिक रॉकेट जो फ्यूल होता है वो क्रायोजेनिक होता है, या ऑक्सीडाइजर भी क्रायोजेनिक होता है। ठीक है, फ्यूल वो चीज़ जो कि बर्न करेगा, ठीक है, लेकिन ऑक्सीडाइजर की प्रेजेंस के अंदर बर्न करेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजर का मतलब जो चीज़ ऑक्सीजन देगी, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन भी हो सकती है। ठीक है, तो इस जो प्रोपेलेंट होता है, प्रोपेलेंट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, फ्यूल, ऑक्सीडाइजर। फ्यूल वो चीज़ जो कि बर्न करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीडाइजर वो होता है जो ऑक्सीजन प्रदान करता है फ्यूल को। तो क्रायोजेनिक के अंदर जो हमारा फ्यूल होगा या ऑक्सीडाइजर, दोनों क्रायोजेनिक स्टेज के अंदर होंगे। क्रायोजेनिक स्टेज का मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसका टेम्परेचर काफ़ी लो होगा। जैसे मान सकते हैं, उसकी कोई स्पेसिफिक हमारे पास पैरामीटर नहीं है, लेकिन माना जाता है बिलो 183 डिग्री सेल्सियस इतना, या 290 253 सेल्सियस, इतने तक उसमें नीचे होगा। ठीक है, और क्रायोजेनिक अगर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, UPSC के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया ने कौन सी कंट्री है इसको डेवलप करने वाली, तो इंडिया इज अमंग 6 नेशंस अपार्ट फ्रॉम US, रशिया, फ्रांस, जापान, चाइना टू पोजेस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। तो पहले भी इसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं चंद्रयान के बारे में, मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में, कि इंडिया कौन सी कंट्री है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली फैक्ट नहीं पूछेंगे, लेकिन वो पूछ सकते हैं कि इंडिया थर्ड कंट्री है, सेकंड कंट्री है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम रॉकेट के बारे में, इंजन के बारे में, क्योंकि एक हमारे पास न्यूज़ के अंदर रहता है विकास इंजन। तो विकास इंजन क्या चीज़ है वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर इंजन की बात करेंगे तो दो टाइप के इंजन, आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, उसके लिए मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि दो टाइप के इंजन की यहाँ पे बात होती है, एक जेट इंजन, एक रॉकेट इंजन। रॉकेट इंजन वो जो आपकी PSLV GSLV के अंदर हैं, वो रॉकेट इंजन है। और जेट इंजन अलग होते हैं जो कि एरोप्लेन वगैरह के अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जो स्क्रैम जेट और जो हमारा रैम जेट होगा वो जेट के एग्जाम्पल हैं, रॉकेट के एग्जाम्पल नहीं है वो। रॉकेट की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास अगर इंजन है, इंजन के अंदर फ्यूल होगा और ऑक्सीडाइजर होगा, लेकिन जेट इंजन जो होता है वो ऑक्सीडाइजर कैरी नहीं करता, ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर से लेता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। और विकास इंजन की बात करेंगे तो विकास इंजन है एक जो न्यूज़ के अंदर रहता है। विकास इंजन जो हमारा सेकंड स्टेज में यूज़ होता है, लिक्विड स्टेज के अंदर, लिक्विड स्टेज के अंदर यूज़ होने वाला, PSLV GSLV की लिक्विड स्टेज के अंदर यूज़ होता है विकास इंजन, जो कि रॉकेट इंजन का टाइप है। ठीक है, जेट इंजन का टाइप नहीं है ये, इसके अंदर हम फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों को स्टोर करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो विकास इंजन आता है, तो आप मैच कर सकते हो इसरो से या PSLV GSLV से। आज हम पढ़ेंगे जेट इंजन के बारे में, क्योंकि ये न्यूज़ के अंदर रहते हैं। रॉकेट इंजन के अंदर भी उसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा बूस्ट करने के लिए जेट इंजन इसके साथ में, इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करने की बात है। तो हम देखेंगे जेट इंजन के बारे में। रॉकेट इंजन मैंने आपको समझा दिया कौन सा होता है। मेन डिफरेंस इनके अंदर होता है कि रॉकेट जो होता है, रॉकेट इंजन होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी साथ में कैरी की जाती है, लेकिन जेट इंजन बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेता है। जो आपके पैसेंजर एरोप्लेन है, ठीक है, वो उन एरोप्लेन के अंदर होता है जेट इंजन, वो ऑक्सीजन को बाहर एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ठीक है, लेकिन रॉकेट इंजन के अंदर कैरी करके लेके जाते हैं इंजन के अंदर ही उसको। ठीक है, इसकी वजह से जो जेट इंजन है उसके अंदर आप फ्यूल ज़्यादा लेके जा सकते हो। ठीक है, उसका भार भी कम होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसकी, क्योंकि उसके अंदर आप ऑक्सीजन एक्स्ट्रा नहीं लेके जा रहे हैं। ऑक्सीजन का कोई भार नहीं होगा, वो आप एटमॉस्फेयर से लेके आ रहे हो। लेकिन रॉकेट इंजन के अंदर आपका एक चैम्बर होगा, उसमें फ्यूल भी भरोगे आप, फिर आपके पास में उसमें ऑक्सीडाइजर भी होना चाहिए, तो वो उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता हमारे लिए। तो बेसिक अगर बात करेंगे जेट इंजन, तो उसमें सबसे बेसिक टाइप आता है टर्बोजेट। अब टर्बो, जैसे मैंने जेट इंजन बताया, जेट इंजन बेसिक फंक्शन कैसे काम करता है, ये हमारे पास इंजन है। ठीक है, तो यहाँ से एयर आएगी, जैसे ये मान लो ये एरोप्लेन है हमारा आगे, ठीक है, ये एरोप्लेन है, उड़ रहा है, उसका ये पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास जेट इंजन लगा हुआ है। तो एयर यहाँ से आएगी, एयर को ये कंप्रेस करेगा, ये जो हमारे पास टरबाइन लगी हैं ये घूमेंगी, एयर को कंप्रेस करेंगी और छोड़ेंगी फ्यूल टैंक की तरफ।
फ्यूल जो होगा इस कंप्रेस एयर के साथ में मिलकर स्पार्क प्रोड्यूस करेगा और पीछे की तरफ में वो थ्रस्ट छोड़ेगा, जिसकी वजह से एरोप्लेन आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो मेन हमारे पास ये चैम्बर है, फ्यूल चैम्बर है, कंबस्शन चैम्बर, और पीछे से गैस यहाँ से रिलीज हो रही है नोजल से और यहाँ पे कंप्रेस हो रही है। तो ये बेसिक फिलॉसफी होती है जेट इंजन की। टर्बोजेट इंजन भी सेम है। टर्बोजेट इंजन एयर ब्रीदिंग जेट इंजन बोलते हैं इसको, क्योंकि एयर से सांस ले रहा है ये। ठीक है, इसके अंदर हम अंदर एयर स्टोर करके नहीं लेके जा रहे। रॉकेट इंजन के अंदर अंदर एयर स्टोर होगी, जैसे PSLV GSLV इसरो जो यूज़ करता है उसके अंदर एयर अंदर स्टोर है अभी अभी तक की जो बात है। ठीक है, लेकिन टर्बोजेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एयर को बाहर से ले रहे हैं, उसको कंप्रेस करके फ्यूल के साथ मिक्स करके हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जेट इंजन का फर्स्ट हमारे पास आता है एग्जांपल टर्बोजेट इंजन। टर्बोजेट इंजन के अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है। ठीक है, मेनली जो जेट इंजन होता है, जेट इंजन की फिलॉसफी है एयर को ये इनटेक करेगा, फ्यूल को बर्न करेगा और पीछे से एग्जॉस्ट छोड़ेगा और थ्रस्ट पैदा करेगा। टर्बोजेट इंजन है, टर्बोजेट इंजन के अंदर एयर आएगी, एयर को कंप्रेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे टर्बाइन लगी हुई हैं। तो ये हमारे पास बेसिक है इसका टर्बोजेट इंजन का। ठीक है, तो इसको यूज़ किया जाता है जैसे एरोप्लेन वगैरह। ठीक है, उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास इस जेट इंजन का एक और टाइप है, फिलॉसफी सेम रहेगी, एयर आएगी, कंबस्शन चैम्बर के अंदर जलेगी और फ्यूल के साथ जलेगी और पीछे की तरफ थ्रस्ट छोड़ेगी। दूसरा हमारे पास आता है रैम जेट इंजन। तो रैम जेट इंजन भी एयर ब्रीदिंग इंजन है, मतलब ये भी एयर आ रही है इसके अंदर, उससे ये ब्रीथ करके पीछे थ्रस्ट छोड़ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एयर आ रही है, पीछे ये यहाँ पे हमारा कंबस्शन चैम्बर है, यहाँ पे जल रहा है और पीछे से नोजल चैम्बर से ये एग्जॉस्ट कर रहा है और थ्रस्ट पैदा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे पीछे वाली डायग्राम और इसमें क्या डिफरेंस है, इसके अंदर टरबाइन नहीं लगी हुई है। तो रैम जेट इंजन का मतलब इसमें टरबाइन नहीं है कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये उसमें और इसमें डिफरेंस है हमारे पास में। ये जो कंप्रेस करेगा, जैसे कंप्रेस तो इसको भी करनी पड़ेगी एयर पीछे के लिए, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास पार्ट लगा हुआ है इसका नुकीला सा पार्ट, ये कंप्रेस करेगा इसको जब ये फास्ट चलेगा। ठीक है, काफ़ी स्पीड से जब ये चलेगा तो एयर जब इसमें बजेगी तो उसको ये कंप्रेस करेगा। तो ये एक्टिवेट कब होगा, जब स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा है, 1 मैक से ऊपर हमारे पास एयर फ्लो करके आ रही है इसके अंदर। जब एयर 1 मैक से ऊपर, जैसे साउंड की स्पीड आई थिंक 343 मीटर पर सेकेंड होती है, तो जब साउंड की स्पीड से ज़्यादा इसके अंदर एयर ट्रैवल करेगी, उसके बाद ये कंप्रेस करेगा और उसको साउंड की स्पीड से थोड़ा कम से पीछे कंबस्शन चैम्बर में भेजेगा। साउंड की स्पीड से थोड़ा कम से भेजेगा, आएगी एयर साउंड की स्पीड से थोड़ा ज़्यादा से, और उसके बाद कंप्रेस करके पीछे छोड़ेगा इसको। तो अब इसके अंदर एक बात तो हमने नोटिस कर ली कि ये एक्टिवेट तभी होगा जब साउंड की जो स्पीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, जो हमारा व्हीकल होगा कोई भी उसकी स्पीड। जैसे अगर इसरो मान लो इसको एम्प्लॉय करती है हमारे PSLV GSLV के साथ में, तो ये एक्टिवेट तभी हो पाएगा जब जो रॉकेट है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। मतलब उसको पहले वाला जो इंजन होगा उसमें एक इंजन होगा जो कि उसको उड़ा के लेके जाएगा, उसके बाद ये एक्टिवेट हो सकता है। ये अगर कोई चीज़ खड़ी हुई है, मान लो एरोप्लेन यहाँ पे खड़ा हुआ, तो उसको उठा नहीं सकता ऊपर ये, क्योंकि ये इंजन एक्टिवेट ही नहीं होगा जब तक एयर इसके अंदर फ्लो नहीं होगी काफ़ी पावर से। तो ये इसकी मतलब एक तरीके से ड्रॉबैक भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो इंजन थे ऐसा नहीं है कोई नया कंसेप्ट है, ये काफ़ी समय से इनके बारे में पता था, लेकिन पहले इनको ऐसे ही रद्दी समझा जाता था कि जो इंजन उठा ही नहीं सकता नीचे से चीज़ को, तो उसका काम ही क्या होगा हमारे लिए। लेकिन बाद में इनको पता चला कि भाई अगर हमने स्पीड इंक्रीज़ करनी है किसी चीज़ की, जैसे जो हमारे नॉर्मल इंजन है, कंप्रेसर वाला इंजन है, वो तो जैसे 2-3 मैक तक स्पीड चलेगी, उसके बाद उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने उससे भी ज़्यादा स्पीड अगर लेके जानी है, साउंड की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा स्पीड से अगर चीज़ें मूव करनी है, तो आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इन इंजन की, क्योंकि ये काफ़ी एफिशिएंट हैं। जब साउंड की स्पीड से ज़्यादा हमारी स्पीड पहले से होगी, तो ये इंजन एक्टिवेट होकर उसको काफ़ी ज़्यादा मैक पे, मतलब काफ़ी स्पीड से इसको लेके जा सकते हैं। जैसे ब्रह्मोस हमारे पास मिसाइल है, उसके अंदर पहली स्टेज सॉलिड है, सॉलिड प्रोपेलेंट है, दूसरी स्टेज है हमारे पास रैम जेट, उसमें तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। वही चीज़ रिकॉग्नाइज की, उसके बाद जोर दिया इनके ऊपर कि रैम जेट बनाओ। अब दूसरी बात है स्क्रैम जेट इंजन आएगा, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, रैम है वो स्क्रैम यूज़ हुआ है, मतलब सुपरसोनिक कंबस्शन होगा उसमें। यहाँ पे जो हमारा इनलेट है मोर देन 1 मैक है, लेकिन फ्यूल चैम्बर में जब एयर पहुँच रही है कंप्रेस होके, वो लेस देन 1 मैक है, मतलब साउंड की स्पीड से कम है। लेकिन सुपरसोनिक के अंदर साउंड की स्पीड से ज़्यादा से ये एयर कंप्रेस होकर फ्यूल चैम्बर में पहुंचती है। तो वो डिफरेंस है रैम जेट एंड स्क्रैम जेट में। तो उसकी वजह से स्क्रैम जेट की जो पावर है वो और ज़्यादा एफिशिएंट वे में, मतलब वो और ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करवा सकता है हमारे, या तो लॉन्च व्हीकल, अगर इसरो यूज़ करना चाहे तो लॉन्च व्हीकल के अंदर, या हमारी मिसाइल है उसके अंदर यूज़ किया जाए, उसका हमारे एरोप्लेन के अंदर यूज़ किया जाए, ताकि वो सुपरसोनिक बन पाएँ।
तो स्क्रैमजेट इसी का ही वेरिएंट है, सेम यहाँ पे डायग्राम है, बस इसकी जो नोजल है, ये जो हमारे पास कंप्रेसिंग का पार्ट है, ये देखो और ज़्यादा तीखा हो गया है। तो इसकी जो हमारे पास एयर आएगी वो मोर देन 1 मैक से आ रही है, और कंप्रेस होके भी ये फ्यूल चैम्बर में जब पहुंच रही है तो मोर देन 1 मैक की स्पीड से ही पहुंच रही है। जो हमारा रैम जेट है इसमें और उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, उसके अंदर जो एयर पहुंचेगी फ्यूल चैम्बर में वो हमारी 1 मैक से नीचे है, साउंड की स्पीड से कम है। ठीक है, तो ये मोर एफिशिएंट है उस इंजन से। ये वर्क करेगा सुपरसोनिक के ऊपर, सुपरसोनिक जब एयर इसके अंदर आएगी। ठीक है, और इनकी स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी होती है और इंजन के मुकाबले, तभी स्क्रैमजेट इंडिया ने भी बनाया हुआ है, तो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। एक हम टॉपिक देख लेते हैं लास्ट वाला, ये है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो सबसे पहले लॉन्च व्हीकल का मेन कंसेप्ट क्या है। लॉन्च व्हीकल आप उड़ता हुआ जाता है, आपका सैटेलाइट यहाँ पे कैरी करता है, ऊपर सैटेलाइट को छोड़ता है और खुद ये ख़राब होकर नीचे गिर जाता है, उसके बाद इसको यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, ये हमारा मतलब जो पार्ट होगा ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी, अभी हम इंडिया ने बनाया नहीं है इसको, लेकिन ये सिर्फ हमने यूज़ किया टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर, मतलब हमने एक प्रोटोटाइप टेस्ट किया हुआ इसका नॉर्मल सा। ठीक है, कि हमारे पास कैपेबिलिटी हम बना सकते हैं और धीरे धीरे हम बना रहे हैं इसको। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर इसरो ने दिखाया था अभी रिसेंट के अंदर। ठीक है, आई थिंक 2017 या 18 के अंदर इसका टेस्ट हुआ था। सो ये एक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा स्पेस का जो सैटेलाइट कैरी करने का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले तो आपका जो लॉन्चर है वो ख़राब ही हो जाता है, सिर्फ 1 टाइम यूज़ होता है। लेकिन ऐसा क्या हो अगर वो ही लॉन्चर आपका फिर से नीचे अर्थ के ऊपर आ जाए और फिर से एक और लॉन्च के लिए यूज़ हो, तो जो स्पेस के अंदर सैटेलाइट छोड़ते हैं वो काफ़ी सस्ती हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर फिलॉसफी ये होती है, इसके अंदर एक एयरक्राफ्ट का पार्ट होता है, एक हमारे पास इसमें व्हीकल होता है। ठीक है, एक एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन होता है जो कि वापस आ जाएगा, और दूसरा व्हीकल जो कि नीचे से लॉन्च करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसको, अगर लेफ्ट साइड के अंदर आप डायग्राम देखो तो नीचे हमारा लॉन्चर वाला पार्ट है, ऊपर एयरक्राफ्ट वाला पार्ट है। तो यहाँ से हमने लॉन्च किया इसको, सैटेलाइट यहाँ पे ऊपर बैठी हुई है इसके टॉप के ऊपर, यहाँ से हमने लॉन्च किया, यहाँ तक इसने पुश किया। अब ये जब ऑर्बिट के अंदर पहुँचने वाला है, नीचे वाली जो स्टेज है वो गिर जाती है इसकी, ये जो हमारा एयरक्राफ्ट बचता है उसके बाद लॉन्चर हमारा ख़त्म हो जाता है, लॉन्चर ख़राब हो जाता है। हमारा एयरक्राफ्ट ऊपर चला गया, इसने सैटेलाइट को ऊपर छोड़ा और उसके बाद ये ज़मीन पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर से रीयूजेबल बच गया, ये पोर्शन तो हमारा ख़राब हो गया, यूज़ हो गया फ्यूल इसके अंदर, लेकिन जो एयरक्राफ्ट है हमारा वो जिसने सैटेलाइट को ऊपर छोड़ा वो फिर से यूज़ होने के लिए तैयार हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास आ जाती है, उसके बाद हमारी जो कॉस्ट होगा स्पेस ट्रैवल का वो काफ़ी कम हो जाएगा। सैटेलाइट को तक किया हुआ है वो सब हम देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसरो जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आती है, जो कि डायरेक्टली रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट आते हैं इनके क्या क्या स्पेस क्राफ्ट इसरो ने लॉन्च किए हुए हैं। तो एक तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि कम्युनिकेशन बनाने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए आप इसमें जो टेलीफोन से बात करते हो, ब्रॉडकास्टिंग होती है टीवी की, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। सेकंड आती है अर्थ ऑब्जर्वेशन। अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो कि काम आएंगी आपकी अगर आपने कोई पर्टिकुलर मैपिंग करनी है, जैसे अगर आपने रोड बनाना है उसके लिए ट्रैफिक को मॉनिटर करना है, मैपिंग करनी है, या फॉरेस्ट की मैपिंग जो होती है, फॉरेस्ट जो सर्वे होता है उसकी मैपिंग जो की जाती है, वो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है उसके अंदर भी। और साइंटिफिक स्पेस क्राफ्ट का मतलब है कोई पर्टिकुलर चीज़ आपने किसी चीज़ की खोज करनी है, किसी चीज़ के बारे में पता करना है। जैसे स्पेस के बारे में हमने चंद्रयान मिशन भेजा हुआ है, चंद्रयान 2 भेजने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है वो भेजा हुआ है, तो वो आते हैं साइंटिफिक स्पेस क्राफ्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन में हमारे पास 2 हैं, एक गगन और एक नाविक। ठीक है, जिसको IRNSS भी कहते हैं। तो ये 2 सिस्टम है, इनके बारे में आगे डिटेल से देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसे ब्रीफ ओवरव्यू है। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट होती हैं जो पर्टिकुलर आपने कोई डाटा अगर ऊपर से कलेक्ट करना है, वो एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर भेजी जाती हैं। वो परमानेंट नहीं होती, मतलब उनको परमानेंटली वहाँ पे फिक्स नहीं किया जाता, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए छोटी सैटेलाइट को वहाँ पे भेजा जाता है। कोई पर्पज़ के लिए आपने डाटा इकट्ठा करना है, एटमॉस्फेयर की स्टडी करनी है, तो उन चीज़ों के लिए भेजा जाता है जो कि UPSC के लिए हमारे काम के नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्मॉल सैटेलाइट। ये स्मॉल सैटेलाइट का चलन जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, हर कोई अपनी छोटी सैटेलाइट बना के ऊपर भेज रहा है। क्योंकि जब अगर मान लो कोई छोटी इंडस्ट्री है, ठीक है,
जैसे यहाँ पे स्टूडेंट सैटेलाइट की भी बात हुई है, ये भी स्मॉल सैटेलाइट के अंदर ही आ जाती हैं। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी है, कोई इंडस्ट्री है छोटी, तो वो बड़ी बड़ी सैटेलाइट 1500 kg ना उनको ज़रूरत है, ना ही वो ऊपर भेज पाएंगी, तो वो छोटी सैटेलाइट को भेजती हैं और इनका कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है। जैसे आप रिसेंट के अंदर इसरो का देखा होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया था इसरो ने, तो उसके अंदर उन्होंने 100 से ऊपर सैटेलाइट भेजी थी। तो उसके अंदर मैक्सिमम सैटेलाइट स्मॉल सैटेलाइट थी। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है भेजने के लिए, और स्मॉल सैटेलाइट किफ़ायती भी होती हैं कुछ कामों के लिए। तो आगे देखेंगे डिटेल से क्या होती हैं ये। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सैटेलाइट। स्टूडेंट सैटेलाइट का मतलब कोई यूनिवर्सिटी भेज रही है इनको, या स्टूडेंट के काम के लिए इनको भेजा जा रहा है, और ये भी छोटी होती हैं मैक्सिमम, जो कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने अगर ऊपर से कोई डाटा वगैरह कलेक्ट करना है, अपनी सैटेलाइट लेके जानी है ऊपर, तो छोटी सी सैटेलाइट, एक हैंड के साइज़ की या थोड़ी सी बड़ी, आगे देखेंगे कौन कौन सी होती हैं, नैनो, माइक्रो, जो भी है, लेकिन वैसी सैटेलाइट ये भेज सकते हैं। तो अब आते हैं हम बेसिकली फर्स्ट के ऊपर, जो हमने देखी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इसरो ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऊपर भेजी हुई है, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। एक तो मेंस के अंदर आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपको सैटेलाइट जो इसरो ने क्या क्या फ़ायदे, मतलब इसरो ने जो भी टेक्नोलॉजी ऊपर भेजी हुई है उसके क्या क्या फ़ायदे हुए हैं आपको, या स्पेस टेक्नोलॉजी के ह्यूमन को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो एक तो हमने पहले डिस्कस किया था, स्पेस के इन जर्नल क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक हैं इसरो से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसरो के पास, इसरो ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजी हुई है। कौन सी, इनसेट सीरीज़। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सैटेलाइट के नाम बताएं और फिर पूछें कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी है, और आपसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सी है। तो इनसेट सीरीज़ और जीसैट सीरीज़ की मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट हैं वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। कुछ रिमोट सेंसिंग के लिए और कुछ के अंदर वेदर प्रेडिक्शन के लिए मटीरियल लगा हुआ है। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या कर सकती हैं, टीवी रेडियो के प्रसारण के लिए यूज़ की जाती हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। टेलीफोनी के लिए, मतलब कॉल वगैरह करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, बात करने के लिए यूज़ की जाती है। टेलीमेडिसिन, मतलब आपने इंटरनेट से कनेक्शन बनाना है, यहाँ पे मान लो रूरल एरिया है हमारा, ये विलेज है, यहाँ पे जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, तो ये कंप्यूटर के अंदर यहाँ से कनेक्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर बड़ी सी सिटी के अंदर डॉक्टर से। तो मतलब ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनकी कम्युनिकेशन में जो हमारी नॉर्मल कम्युनिकेशन और इनमें एक डिफरेंस है कि इनको सेपरेट लाइन प्रोवाइड करवाई जाती है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि मान लो यहाँ पे कोई सीरियस काम चल रहा है या कोई और पर्टिकुलर सीरियस चीज़ है, तो उसके बीच में जो कनेक्शन है वो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो नॉर्मल में भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बात यहाँ पे क्रिटिकल केसेस की है या ऑपरेशन देख के भी की जाते हैं टेलीमेडिसिन के अंदर, तो वो चीज़ें उसके लिए सेपरेट लाइन आपके पास में होनी चाहिए। तो टेलीमेडिसिन का मतलब है आपने मेडिसिन प्रोवाइड करवानी है किसी दूर की लोकेशन से, विदाउट पेशेंट के फिजिकल टच में आए बिना, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिलिट्री यूज़ करती है कम्युनिकेशन को खुद में कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। एंड वेदर प्रेडिक्शन, कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जैसे वेदर प्रेडिक्शन कोई पर्टिकुलर सैटेलाइट नहीं भेज सकते आपकी, वो सिर्फ वेदर प्रेडिक्शन करेगी। वेदर प्रेडिक्शन करने के लिए आपके पास में काफ़ी इंडिकेटर होते हैं, उन सब का देख के, जैसे अगर आपने वेदर प्रेडिक्शन करनी है तो आप देखोगे ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितना हो सकता है, टेम्परेचर देखना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर का जो हमारे क्लाउड हैं उनका टेम्परेचर देखना पड़ेगा, विंड स्पीड कैसी है वो देखना पड़ेगा, आपको एयर पॉल्यूशन कितना है वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा जो हमारे ग्लेशियर होते हैं उनको। तो ये सब चीज़ें कोलैबोरेट जब होती हैं तो उसको बोलते हैं वेदर प्रेडिक्शन। तो वेदर प्रेडिक्शन के लिए हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट में इनसेट सीरीज़ के अंदर कुछ सैटेलाइट हैं जिनके अंदर इक्विपमेंट लगे हुए हैं, और जो हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो मेनली यूज़ की जाती हैं वेदर प्रेडिक्शन के लिए, जिनके अंदर हम ओशन का टेम्परेचर देखेंगे, और भी काफ़ी फैक्टर होते हैं जिनसे आप वेदर का पता लगाते हो अलग अलग डाटा लेके। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी उसमें हेल्प करती हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन कौन सी इनमें से एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन सैटेलाइट की, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट आता है सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग। तो सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं, ये जो हमारे टीवी चैनल होते हैं इनकी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, इनकी गाड़ियाँ होती हैं, उसके ऊपर एक एंटीना लगा होता है, ठीक है, एंटीना लगा होता है जो कि ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। तो उसको, वो एग्जांपल है सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग का। तो न्यूज़ आप डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट करते हो वहाँ से, ठीक है, जो मोबाइल व्हीकल होता है आपका वहाँ से उसको ब्रॉडकास्ट करते हो। नेक्स्ट आता है डिज़ास्टर वार्निंग और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। तो ये तो काफ़ी कॉमन से हैं। अगर कम्युनिकेशन की बात है तो सैटेलाइट जो हमारे पास फ़ोन होते हैं उससे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं। डिज़ास्टर की वार्निंग देनी है तो कम्युनिकेशन से ही दोगे आप वार्निंग, उनको SMS से या कोई और आपके पास में सुविधा है जो कि कम्युनिकेशन से रिलेट करेगी, क्योंकि आपने कांटेक्ट करना है पीपल से। तो ये आती है हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, इनकी जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली, और इसके अंदर ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन सी सैटेलाइट
कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती। तो यहाँ पे देखोगे, याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, बस इनसेट सीरीज़ देखो, इनसेट 2C, इनसेट 2B, 2A, AD। तो इनसेट सीरीज़ पूरी हमारी इसी के लिए है। इनसेट सीरीज़ के अंदर कुछ जो हमारे पास सैटेलाइट हैं वो यूज़ होती हैं रिमोट सेंसिंग के लिए भी और वेदर प्रेडिक्शन के लिए भी, वो हम आगे देख लेंगे। लेकिन आपको ब्रॉड वे में समझना है, इतना डीप में जाके कोई नहीं पूछेगा, वो देख लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट इनसेट ही आ गई हमारी, देखो इनसेट सीरीज़। उसके बाद आती है जी सेट सीरीज़, ठीक है। तो इनसेट एंड जी सेट सीरीज़ हमारी यूज़ होती है इसके लिए। अभी लेटेस्ट के अंदर हम जी सेट का नया वर्जन भेज रहे हैं, जो कि फ्रांस के द्वारा भेजा जा रहा है, ठीक है। जो हमारी मतलब सबसे बेस्ट सेटेलाइट होगी आज तक की, 5000 kg से भी ऊपर है, और जिसको हमारे पास कैपेसिटी नहीं है उसको ऊपर भेजने की। तो ये हमने देख लिया इनसेट और जी सेट सीरीज़ जो है कम्युनिकेशन सेटेलाइट की है। तो इसी के अंदर कम्युनिकेशन सेटेलाइट हमारी ख़त्म होती है। लेकिन कम्युनिकेशन सेटेलाइट का ही एक टाइप है जिसको रिनाइसेंस सेटेलाइट भी कहते हैं और स्पाई सेटेलाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये मिलिट्री यूज़ के लिए मिलिट्री इनको यूज़ करती है। तो एक स्पाई सेटेलाइट क्या होती है, ये दोनों सेम नेम है, ठीक है, रिनाइसेंस सेटेलाइट और स्पाई सेटेलाइट। तो स्पाई सेटेलाइट कोई भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, मतलब अर्थ को ऑब्जर्व करने वाली। रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन एक ही मान सकते हो आप। अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है या कोई कम्युनिकेशन सेटेलाइट है जो कि मिलिट्री के यूज़ के लिए हम काम में ले रहे हैं उसको, या इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने डिफरेंट काइंड की जो सेटेलाइट इसरो ने भेजी हुई है, मैं यहाँ पे यूपीएससी बोलने लगा था, डिफरेंट काइंड जो सेटेलाइट इसरो ने भेजी हुई है वो सब उनके बारे में देख रहे हैं। हमने कम्युनिकेशन सेटेलाइट के बारे में देखा, उसके क्या फंक्शन होते हैं और कौन कौन सी है हमारे पास। इनसेट और जी सेट सीरीज़ कम्युनिकेशन के लिए है। फिर हमने देखा ये रिनाइसेंस सेटेलाइट, जिसको स्पाई सेटेलाइट भी बोलते हैं, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट भी हो सकती है या एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट भी हो सकती है, जो कि मिलिट्री के लिए यूज़ होती है। तो ये एक सेपरेट इसको डिवाइड किया जाता है, जब इनका डिवीज़न किया जाता है। होंगी ये भी नॉर्मल सेटेलाइट ही, लेकिन इनको अलग से स्पाई सेटेलाइट बोल दिया जाता है। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। तो कम्युनिकेशन हमने देख ली, अर्थ ऑब्जर्वेशन देखेंगे अब। अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब है आप अर्थ को ऑब्जर्व करोगे, और ये जो मेनली नॉन मिलिट्री यूज़ के लिए की जाती हैं। मिलिट्री के लिए अगर अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट का यूज़ किया जाएगा तो उसको बोलेंगे स्पाई सेटेलाइट, ठीक है। नाम का ही फ़र्क है, काम तो सेम कर रही हैं। इसके अंदर ये करेगी रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है, ये होता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सबसे पहले होता है सेंसिंग का मतलब क्या होता है, सेंसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सेंस करना। जैसे अगर मान लो मेरा हाथ है यहाँ पे, ये अगर हाथ है, यहाँ पे मोमबत्ती जला देते हैं नीचे, तो मेरा हाथ मोमबत्ती के ऊपर है, हीट लगी हुई है इसको, तो ये सेंस करेगा हीट को। लेकिन मैं उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा हूँ तो मैं सेंस कर पा रहा हूँ मोमबत्ती का टेम्परेचर। अगर मैं अपना हाथ आगे रखूँगा तो मैं उसका टेम्परेचर एक गैस कर पाऊँगा कि हाँ इसका टेम्परेचर इतना हो सकता है, क्योंकि मेरा हाथ जलने लगा था। लेकिन सेंसिंग तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये रिमोट नहीं है। रिमोट का मतलब होता है किसी दूर की लोकेशन से। अब दूसरी कंडीशन में मोमबत्ती तो यही है, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, मैं इससे काफ़ी दूर हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं कोई इक्विपमेंट है जिससे इसका टेम्परेचर सेंस कर ले रहा हूँ। तो पहले भी मैं सेंसिंग कर रहा था, लेकिन वो मैं इसके ऊपर हाथ रख के कर रहा था। लेकिन अब मैं इससे दूर चला गया हूँ, फिर मैं इसकी सेंसिंग कर रहा हूँ। उसको बोलते हैं रिमोट लोकेशन से सेंस करना। जैसे अभी आप स्क्रीन को देख रहे हो, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर नहीं है स्क्रीन के, आपकी आंखों के ऊपर स्क्रीन रखी नहीं है, ये काफ़ी दूर है। लेकिन जो लाइट स्क्रीन के ऊपर पड़ रही है उसकी वो जो रिफ्लेक्ट होकर आंखों में आ रही है, आप किसी दूर की लोकेशन से देख रहे हो अभी अपने फ़ोन को, या जो भी आपके पास इक्विपमेंट होगा, उस चीज़ को बोलेंगे रिमोट सेंसिंग, क्योंकि आप दूर की लोकेशन से सेंस कर रहे हो चीज़ों को। आप हियर कर रहे हो, हियरिंग के लिए भी जहाँ से साउंड आ रही है वो चीज़ जो है आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं है, वो काफ़ी दूर हो सकती है, ठीक है, 100 मीटर 200 मीटर, लेकिन आप इतने दूर से सेंस कर पा रहे हो उसको। तो उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। और यहाँ पे रिमोट सेंसिंग का क्या मतलब है, आप नॉर्मल में सेंस कर सकते हो, एक बिल्डिंग है उसकी हाइट आप पता कर सकते हो खुद वहाँ पे जाके उसको नाप के, उसको बोलेंगे जर्नल सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब है आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे, सैटेलाइट के थ्रू ही आप उसकी हाइट को नाप ले रहे हो, मतलब किसी रिमोट लोकेशन से सेंस कर ले रहे हो। इसके फ़ायदा क्या क्या हो सकते हैं रिमोट सेंसिंग के। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी जिसको बोल सकते हैं, जो कि अर्थ को ऑब्जर्व करने के काम आएगी, ठीक है। वेदर के अंदर, वेदर प्रेडिक्शन के अंदर भी काम आ सकती है ये, ठीक है। रिमोट सेंसिंग हमने देखा था किस चीज़ को बोलते हैं। रिमोट सेंसिंग वो टेक्नोलॉजी जिसमें किसी रिमोट लोकेशन से किसी चीज़ को सेंस किया जाता है, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशन अगर आप बात करोगे तो उसमें वेदर फोरकास्टिंग आ सकता है। ये मैंने बताया था कि वेदर फोरकास्टिंग एक काफ़ी बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर ह्यूमिडिटी नापते हो आप, उसके अंदर विंड की स्पीड को आप देखते हो, ठीक है, जर्नल टेम्परेचर देखते हो, एयर पॉल्यूशन उसके अंदर नापते हो। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि अलग अलग सैटेलाइट से लेके उसको कंबाइन करके वेदर की प्रेडिक्शन की जाती है।
तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल है। एनवायरनमेंट की स्टडी की जाती है, जैसे अगर आपने फॉरेस्ट के कवर के बारे में पता करना हो तो वो स्टडी आप कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ के बारे में पता कर सकते हो, नेचुरल हजार्ड हैं वहाँ की मैपिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसको, लैंड यूज़ पैटर्न, किस तरीके से लैंड का यूज़ किया जा रहा है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए, माइनिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, इंडस्ट्री के लिए, फॉरेस्ट के लिए, वो सब चीज़ें आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट है रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के लिए, तो कौन से प्लेस पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो चीज़ें भी ये प्रोवाइड करवा सकती हैं, क्योंकि जो ये नीचे की तरफ रेज छोड़ती हैं, ठीक है, उसके बाद वो रेज वापस जाती हैं, फिर उनकी रीडिंग से ये पता लगाती हैं कौन सी अर्थ के ऊपर कौन सी चीज़ प्रेजेंट हो सकती है। जैसे फॉरेस्ट से जो रीडिंग जाएगी ऊपर वो अलग होगी, एक जर्नल लैंड से जो जाएगी वो अलग होगी, बिल्डिंग से अलग जाएगी, और किसी पर्टिकुलर लैंड के ऊपर अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वहाँ से जो रीडिंग होगी वो अलग जाएगी, और उससे एक गैस वर्क के थ्रू आप वहाँ पर एक्सकेवेशन कर सकते हो। तो जो सेम रिमोट सेंसिंग के हमारे एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे अर्थ ऑब्जर्वेशन में भी अप्लाई होते हैं। तो रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, एनवायरमेंट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कार्टोग्राफी कर सकते हैं, मतलब मैप बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस का, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का मतलब यही है कि आपने ऑब्जर्व करके मैप बनाना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है वेदर प्रेडिक्शन, तो वेदर प्रेडिक्शन भी की जा सकती है। वेदर प्रेडिक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, क्लाउड के बारे में देखना होता है आपने, लाइट के बारे में, फायर के बारे में, आपने ह्यूमिडिटी चेक करनी होती है, विंड की स्पीड चेक करनी होती है, अदर जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उन सबको चेक करके एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से वेदर की प्रेडिक्शन की जाती है। तो वेदर प्रेडिक्शन के अंदर हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का भी रोल होता है कुछ हद तक, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का भी यूज़ होता है वेदर प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि वेदर कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है कि आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करके पता कर सकते हो, आपको ओशियन के बारे में पता करना पड़ेगा, लैंड पे कितनी हीट है वो पता करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी कितनी है एयर के अंदर में, क्लाउड में वाटर का टेम्परेचर है वो पता करना पड़ेगा, विंड की स्पीड कितनी है वो पता करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें अलग अलग सैटेलाइट के अंदर कंपोनेंट भेजे जाते हैं। और अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट होती हैं, क्योंकि इन्होंने अर्थ को ऑब्जर्व करना है तो अर्थ के नज़दीक होती हैं ये, और जनरली पोलर ऑर्बिट में होती हैं, मतलब पोल टू पोल मूव करती हैं, ठीक है, और नज़दीक होती हैं अर्थ के, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर होंगी अर्थ के तो फिर ये कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगी। कम्युनिकेशन के लिए तो ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए आपको कोई किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर कम्युनिकेशन करनी है, अर्थ के इस लोकेशन पे करनी है, तो आपको सैटेलाइट स्थिर रखनी पड़ेगी एक ही प्लेस के ऊपर, ठीक है। अगर सैटेलाइट इस साइड चली जाएगी तो किस तरीके से कम्युनिकेशन करेगी। लेकिन ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं ये एक दिन में कई चक्कर लगाती हैं, ठीक है। तो जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो मोस्टली जियो सिंक्रोनस होंगी या जियो स्टेशनरी होंगी। तो जियो सिंक्रोनस स्टेशनरी क्या होते हैं इसके लिए सेपरेट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जर्नल समझो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट मेनली जियो सिंक्रोनस और हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर मिलेंगी। अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट हैं ये हमारी लोअर ऑर्बिट के अंदर मिलती हैं, पोलर ऑर्बिट मेनली। नेक्स्ट आते हैं, एप्लीकेशन हमने देख ली, अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन की अगर बात आएगी तो इसके हमने देख लिया क्या क्या कर सकती हैं ये, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चीज़ देखनी है हमने, 13 सैटेलाइट हैं जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बनाई गई हैं, जो कि लोअर ऑर्बिट में सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो इस ऑर्बिट के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे जस्ट इतना समझो कि ये पोलर ऑर्बिट है, इस तरीके से पोल टू पोल घूमता है। तो सन सिंक्रोनस क्या होता है वो बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट आप समझो 13 सैटेलाइट हैं, इनके अगर आपको नाम पता हो तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आया वहाँ पे सैटेलाइट को डिफ्रेंशिएट करने वाला, या पर्टिकुलर सैटेलाइट के बारे में पूछा, जैसे ओशियनोसैट बोल दिया, नीचे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे एरर को रिमूव कर सकते हो। तो 13 सैटेलाइट है हमारे पास, 3 उसमें से आती हैं, एक रिसोर्स सेट 1, 2, 2A, तो 3 ये, दूसरी आई कार्टोसैट सीरीज़ 1, 2, 2A, 2B। और इनके बारे में डिटेल अगर ये करंट अफेयर के अंदर न्यूज़ में आती हैं तो इनके बारे में डिटेल देखेंगे। ऐसे हम अपना काम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ नाम याद करेंगे। तो रीसेट 1, 2, ओशियनोसैट 2 एंड मेगाट्रोपिक्यू, सारल, स्कैटसैट 1। तो ये सब हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और जो पाई जाती हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। इनके बारे में हम सेपरेट देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन से ऑर्बिट में मिलती हैं। बेसिकली पोलर ऑर्बिट और नज़दीक है अर्थ के ये। लेकिन 4 जियो स्टेशनरी भी हैं, मतलब 4 कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, उनके ऊपर भी कुछ इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो कि ये काम कर सकते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम करते हैं। जैसे इनसैट 3D के ऊपर इक्विपमेंट लगा हुआ है, कल्पना खत्म हो चुका है मिशन हमारा, इनसैट 3A के ऊपर, इनसैट 3DR के ऊपर। तो इनके अंदर भी अर्थ ऑब्जर्वेशन के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन के लिए हैं, इनके अंदर कम्युनिकेशन तो करती हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन भी साथ में करती हैं। नेक्स्ट ये 13 सैटेलाइट हैं जो कि मेनली अर्थ ऑब्जर्वेशन करती हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर काम जैसे हमने देख लिया पहले ही, ये काम करेंगी, रिमोट सेंसिंग, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग, कार्टोग्राफी, मैप बनाना, वेदर प्रेडिक्शन, तो ये सब काम इनके होंगे। अब देखते हैं नेविगेशन के ऊपर। नेविगेशन, आप नेविगेट कैसे करते हो, मैपिंग वगैरह करते हो, GPS का यूज़ करते हो, वो देखेंगे। और इंडिया का कौन सा सिस्टम है वो चीज़ हम देखेंगे नेविगेशन टॉपिक के अंदर। तो नेविगेशन किस तरीके से वर्क करता है, जैसे मान लो अगर मैं अपने फ़ोन के ऊपर चेक करता हूँ, जैसे ये इंडिया का मैप है,
जैसा भी बन गया, इंडिया का मैप है। अगर मैंने चेक करना हो, मैं मान लो यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, अगर मैंने चेक करना हो अपनी लोकेशन में कहाँ पे प्रेजेंट हूँ, तो मैं किस तरीके से चेक करूँगा? वो सैटेलाइट जो ऊपर है, एयर के अंदर है, वो कैसे बता देगी कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ? तो सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, वो हमें देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन के अंदर आता है प्रिंसिपल इसका, तो प्रिंसिपल का नाम है ट्राइलेटरेशन। ट्राइलेटरेशन मतलब तीन चीज़ें कुछ काम कर रही हैं, ट्राइलेटरेशन। तो ये कैसे काम करता है वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हिमाचल प्रदेश का मैप है ये, ठीक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर, शिमला, किन्नौर, कुल्लू। अब मान लो ये जो स्टार लगा हुआ बीच में कुल्लू के ऊपर, यहाँ पे मेरी लोकेशन है, ठीक है, मेरी लोकेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन ये लोकेशन के बारे में मैं किसी को नहीं बताया होगा, मैंने लोकेशन के बारे में, ना ही मुझे पता है लोकेशन के बारे में, ठीक है। लेकिन मैंने लोकेशन का पता करना है अपनी, ठीक है। तो बेसिक जैसे जीपीएस में काम करते हैं वैसे हम जर्नल लाइफ का एग्जांपल लेंगे इसके अंदर। तो मुझे पता करना है कि मैं कहाँ पे प्रेजेंट हूँ। तो मेरे पास मेरा एक दोस्त है, ठीक है, ये मेरा दोस्त है, इसको आप सैटेलाइट मान सकते हो। इसको पता है ये कहाँ पे है प्रेजेंट, ठीक है। सैटेलाइट जो ऊपर होती है उसको पता होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। इसको पता है कहाँ पे है, ये कांगड़ा के अंदर है, ठीक है। मैं इसको बताता हूँ, मतलब ये मुझे सिग्नल भेजेगा, या मैं इसे फ़ोन करके बताऊँगा कि मैं तेरे से 70 किलोमीटर दूर हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको ये बताया 70 किलोमीटर दूर हूँ, मैंने इसको कोई डायरेक्शन नहीं बताई, मैं साउथ में, नॉर्थ में, किसी भी डायरेक्शन में। तो 70 किलोमीटर में इस साइड भी हो सकता हूँ, 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 यहाँ पे भी, और यहाँ पे तो मैं प्रेजेंट हूँ एक्चुअल में। इसको नहीं पता कहाँ पे प्रेजेंट हूँ। तो प्रोबेबिलिटी के आधार के ऊपर अगर हम बनाएंगे तो इसका सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा कि मैं यहाँ इस एरिया के अंदर प्रेजेंट हो सकता हूँ, ठीक है, इस एरिया के अंदर मैं प्रेजेंट हो सकता हूँ। लेकिन ये इस पूरे सर्कल के अंदर बता नहीं सकता कि मैं कहाँ पे प्रेजेंट हूँ। फिर मैं अपने एक और दोस्त को फ़ोन करता हूँ, उसको मैं बताता हूँ कि मैं तेरे से 72 किलोमीटर दूर हूँ। तो इसका जो 72 किलोमीटर होगा वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर जा सकता है। जैसे हमारा ये आ गया एक का, अब दूसरे का जो 72 किलोमीटर है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसको नापेंगे इस तरीके से, जैसे ये मैंने इसको बताया कि मैं 72 किलोमीटर दूर हूँ, तो इसने ये बता दिया। अब मैं यहाँ पे भी हो सकता हूँ, यहाँ पे भी हो सकता हूँ, यहाँ पे भी हो सकता हूँ। लेकिन इन दोनों को मैंने, इसको 70 बताया, इसको 72 बताया। जब ये आप आपस में बात करेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस, तो इससे मैं 72 किलोमीटर दूर होना चाहिए और इससे 70 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अगर इससे 72 मैं यहाँ पे होता हूँ तो इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब इस लोकेशन पे तो मैं प्रेजेंट नहीं हूँ। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है जहाँ पे मैं प्रेजेंट हो सकता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में दो ही पॉइंट हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, या तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता हूँ या मैं यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता हूँ। तो दो जो हमारे पर्सन है जिनको मैंने बताया वो मेरा एक्यूरेट पोजीशन नहीं बता सकते, उनको अपनी पोजीशन पता है। जब मैं थर्ड पर्सन को बताता हूँ कि मैं तेरे से 50 किलोमीटर दूर हूँ, तो ये पर्सन 50 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता हूँ मैं। लेकिन जब ये प्रोबेबिलिटी के आधार पे सर्कल बनेगा तो इस तरीके से बनेगा कुछ है, ठीक है। अब तीनों जो सर्कल हैं इनमें जो ओवरलैप कर रहा है मैं उस पोजीशन के ऊपर हूँ। अब यहाँ पे इन पर्सन को हटा के आप सैटेलाइट के बारे में सोचो। ये मैं पर्सन हूँ, मैं जीपीएस ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एक सैटेलाइट है, ये दूसरी सैटेलाइट है और ये तीसरी। एक सैटेलाइट मेरी पोजीशन नहीं बता सकती, दो भी मेरी पोजीशन नहीं बता सकती, तीन सैटेलाइट एटलीस्ट मेरी पोजीशन को बताने के लिए चाहिए। तो जब भी मुझे अपनी पोजीशन पता करनी है मैं तीन सैटेलाइट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता हूँ और इस तरीके से वो पोजीशन पता करती हैं मेरी, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करेंगी, वो यहाँ से सिग्नल भेजेंगी मुझे, ठीक है। वो मेरी लोकेशन पता नहीं कर रही है एक्चुअल में, यहाँ पे मैं उनकी लोकेशन पता कर रहा हूँ। वो मुझे सिग्नल भेज रही है यहाँ पे और ये भी मुझे सिग्नल भेजेगी और मुझे इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने अपने दोस्त को अपना डिस्टेंस बताया, इस सैटेलाइट से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा। फिर उस हिसाब से तीनों सैटेलाइट का डिस्टेंस कैलकुलेट करके उनका जो एक कॉमन पॉइंट होगा उस पॉइंट के ऊपर मैं प्रेजेंट होऊंगा। तो इस तरीके से काम करती है हमारी ट्राइलेटरेशन। तो इसके अंदर जो हमारे सर्कल बने हुए हैं ये ABC सैटेलाइट हैं और सेंटर के अंदर मैं प्रेजेंट हूँ। तो फर्स्ट अगर आप देखोगे इनका डिस्टेंस, फर्स्ट का सर्कल ये बन रहा है, सेकंड का सर्कल इस तरीके से बनेगा, दो प्लेस पे ओवरलैप हो रहा है, और थर्ड का जो सर्कल है वो जब ओवरलैप हो रहा है, जिस प्लेस के ऊपर तीनों सर्कल ओवरलैप होते हैं वहाँ पे एक्चुअल पोजीशन होती है किसी पर्टिकुलर पर्सन की। जैसे यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे पर्सन प्रेजेंट होगा और ये तीन सैटेलाइट चाहिए एक पर्सन की एक्चुअल पोजीशन को पता करने के लिए। और वेरियस अगर जीपीएस सिस्टम की बात करेंगे, नेविगेशन सिस्टम की बात करेंगे, तो चाइना का है बाइडू, जो कि 2020 तक, अभी ये रीजनल ही है, मतलब उन्हीं के एरिया के अंदर काम कर रहा है, लेकिन 2020 तक इन्होंने सोचा कि हम ग्लोबल करेंगे इसको, मतलब सभी यूज़ करेंगे इसका। फिर हमारे पास गैलीलियो है जो कि यूरोपियन यूनियन
के द्वारा यूज़ किया जाता है और इसको भी बोला है ग्लोबल कर देंगे 2020 तक। फिर हमारे पास ग्लोनास है। ग्लोनास रशिया का सिस्टम है जो कि ग्लोबल है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी पहुंच है। फिर यूनाइटेड स्टेट का है जीपीएस जिसको बोलते हैं, तो ये भी पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है। इंडिया का है नाविक, नाविक होता है सेलर, और इसको IRNSS भी कहते हैं। तो नाविक है हमारा इंडिया का जो कि रीजनल है, हमारे रीजन के अंदर ही काम करता है। फिर QZSS है जापान का जो कि रीजनल है। तो हमारे पास 2 ग्लोबल हैं, US रशिया के, और बाकी 2 हमारे 2020 तक ग्लोबल होंगे। बाकी इंडिया का, और इंडिया भी ग्लोबल करने की बात कर रहा है लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा इसको। और जो हमारा जापान का है वो भी रीजनल है। तो यहाँ पे लिखे हुए नाम फिर से बाइडू चाइना, गैलीलियो, ग्लोनास, GPS, नाविक एंड QZSS। अब देखेंगे इंडिया का जो सिस्टम है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, जिसको नाविक भी बोलते हैं। तो इसको डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपने फ़ोन के अंदर देखा होगा, आपके फ़ोन के अंदर GPS होता है। तो GPS US का है, US का सिस्टम है, सब यूज़ कर रहे हैं। तो हमें बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि एंड्रॉयड का सिस्टम है वो भी US का है। तो अगर हमने बना भी दिया IRNSS तो इसको हम फिर भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इंडिया में तो कुछ भी नहीं बनाते। इंडिया हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं बाहर से। सारे IPR जो हमारी कंपनी है वो वेस्टर्न कंपनीज़ हैं, ठीक है, साउथ कोरिया। तो इंडिया का कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया ने बना भी दिया अपना सैटेलाइट सिस्टम तो वो कौन सा फ़ोन में आ जाएगा? उसको कौन लेके आएगा फ़ोन में? हमारे अपने फ़ोन तो मार्केट पूरी ठप है, हमारे सॉफ्टवेयर नहीं चलते हैं। तो इंडिया की मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? क्योंकि GPS ही आने वाला है। हमने बना तो दिया लेकिन GPS के अंदर ही GPS ही आएगा एंड्रॉयड के साथ में, हमारा सिस्टम नहीं आने वाला। तो हमने क्यों बनाया इसको? तो बेसिक बात बनाने की थी। USA का सिस्टम जो GPS है वो भी ग्लोबल है, पूरे यूज़ कर सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे बात हुई 1999 की बात है, कारगिल वॉर की। कारगिल वॉर के अंदर जो हमारे सोल्जर थे वो नीचे वाली पोजीशन के ऊपर थे, जैसे यहाँ पे नीचे वाली पोजीशन पे थे, और जो चेक पोस्ट थी पाकिस्तानियों की जिन्होंने कब्जा किया हुआ था वो ऊपर पोस्ट के ऊपर थे। तो वो हमें डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट के अंदर प्रेजेंट नहीं थे। तो हम जो फायरिंग कर रहे थे, जो गोला बारूद था, वो कुछ मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में एक तरीके से एक्सपेक्ट करके लगा रहे थे। हमें पोजीशन पता नहीं थी। हमने US से डाटा मांगा GPS का कि हमें पता करना है इनके बारे में, और US ने मना कर दिया। उसकी वजह से हमें काफ़ी लॉस हुआ। और 2012 की बात है, हमारी एक ब्रह्मोस मिसाइल थी, उसमें भी उसका भी फेलियर हुआ टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अमेरिका जो थी उन्होंने अपने GPS सिस्टम में छेड़छाड़ की हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने रीडिंग गलत बताई, उसकी वजह से हमारी ब्रह्मोस मिसाइल फेल हुई उस टाइम। तो फिर इंडिया को, जैसे कारगिल वॉर 1999 के अंदर हुई, 2006 के अंदर इंडिया ने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया कि हम भी अपना सिस्टम बनाएंगे जिसके थ्रू हम नेविगेशन करेंगे। अपनी रीजनल तो हम कर ही लेंगे, ग्लोबल बाद में देखेंगे। फिर हमारे पास आता है IRNSS। तो इसके अंदर जनरली 7 सैटेलाइट आनी है, मतलब आ चुकी हैं अभी। 7 सैटेलाइट होनी है जो कि हवा के अंदर होंगी। 2 हम स्टैंड बाई रखेंगे, मतलब जैसे ये ख़राब होगी उसको ऊपर भेज दिया जाएगा दूसरे को रिप्लेस करने के लिए। तो टोटल 9 सैटेलाइट, 7 ऊपर होंगी हवा में और 2 को नीचे रखेंगे ताकि तैयार करके इनको भेजा जा सके जैसे ही कोई चीज़ ख़राब होती है। ये काम करेंगी नेविगेट करने का पर्सन को, ठीक है। हमारी जो पोजीशन है, पर्टिकुलर पोजीशन, वो बताएंगी। और कहाँ बताएंगी? एक तो इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर भी, मतलब एक तो इंडिया का मैप है उसके अंदर बताएंगी। जैसे ये अगर इंडिया है, इंडिया के मैप के अंदर बताएगी 1500 किलोमीटर, उसके बाहर भी, ठीक है, 1500 किलोमीटर का एरिया, इससे बाहर भी ये बताएगी। तो कवर इंडिया एंड द रीजन एक्सटेंडिंग 1500 किलोमीटर। प्रिंसिपल कौन सा है? वही प्रिंसिपल जो ट्राईलेटरेशन का हमने देखा, ठीक है। ट्राईलेटरेशन का जो प्रिंसिपल देखा वही सेम होगा इसमें। बट सैटेलाइट के अंदर तो स्फीयर होता है, जैसे मैंने आपको मैप दिखाया था, जो जर्नल मैप का एग्जाम्पल दिया था, उसके अंदर तो हमारा स्फीयर बन रहा था ऐसे। लेकिन सैटेलाइट हवा के अंदर है तो वहाँ पे तो 3 डायमेंशनल स्पेस है, वहाँ पे स्फीयर बनता है। वहाँ पे थोड़ा और कम्प्लेक्स होती है ये प्रोसेस, लेकिन वो मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जांपल दिया था, ठीक है। क्योंकि ये तो सर्कल था, मैंने सिर्फ आपको इस तरीके से बताया था ये जर्नल वे के अंदर। लेकिन जब स्पेस के अंदर वो आएगा तो स्पेस के अंदर 3D पिक्चर होगी वो, ठीक है। तो 3D में स्फीयर बनेगा, वो सर्कल नहीं बनेगा, स्फीयर होगा वो। तो उसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो, एग्जाम्पल से समझ जाओ कि किस तरीके से यूज़ होता है ये। और इसके अंदर 2 तरीके की सर्विसेज होंगी। एक होंगी स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज, मतलब जो सबके लिए अवेलेबल होंगी, हम अपनी लोकेशन वगैरह जैसे GPS हमें अवेलेबल है उस तरीके का। और एक होती है रिस्ट्रिक्टेड, तो उसका मतलब होता है वो मिलिट्री के लिए, कोई स्पेशल यूज़ के लिए रखी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे GPS है, उसकी भी एक सर्विस सबको अवेलेबल है और एक स्पेशल है जो कि सिर्फ US की मिलिट्री को अवेलेबल है। 7 सैटेलाइट मैंने इसके अंदर आपको बताई, उसमें से 3 सैटेलाइट जाएंगी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस, इनके बारे में बाद में बताऊंगा, जर्नल समझ लेते हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है साथ साथ चलने वाला। अगर अर्थ 24 घंटे में घूम रही है, एक चक्कर लगा रही है, तो ये सैटेलाइट इस तरीके से घूमेगा इक्वेटर के ऊपर।
कि ये भी अर्थ के साथ में 24 घंटे के अंदर ही घूमेगा। तो एक प्लेस को अगर ये अर्थ के देख रहा है तो उसी को ही देखता रहेगा ये पूरे 24 घंटे, क्योंकि अर्थ के साथ साथ घूमेगा, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। इक्वेटर के ऊपर जो होगा उसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी। यही ऑर्बिट 24 घंटे में घूमने वाला अगर इक्वेटर से आगे पीछे है, जैसे इस तरीके से है, लेकिन घूमता 24 घंटे के अंदर ही है, तो उसको बोलेंगे जियो सिंक्रोनस। मतलब वो सिंक्रोनस तो है, अर्थ के साथ में 24 घंटे के अंदर घूम रहा है, लेकिन अर्थ के साथ में वो स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे आगे कि किस तरीके से, सॉरी, जो जियो सिंक्रोनस है वो भी स्टेशनरी होता है इसके साथ में, बट वो इक्वेटर के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। इनके बारे में हम सेपरेट वीडियो के अंदर देखेंगे आगे, एक डिटेल वीडियो के अंदर बनाएंगे जिसके अंदर ऑर्बिट देखेंगे, डिफरेंट ऑर्बिट किस टाइप के होते हैं। तो अभी बेसिक समझो, जियो स्टेशनरी जो कि हमारा इक्वेटर के ऊपर प्रेजेंट है और 24 घंटे में घूम रहा है। अगर 24 घंटे के अंदर ही घूम रहा है लेकिन इक्वेटर पे प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे हम जियो सिंक्रोनस। तो इस तरीके से हो सकते हैं ये ऑर्बिट। तो नेक्स्ट आता है इंडिया के अंदर, हमने देख लिया इंडिया एंड 1500 किलोमीटर कवर करता है। नेक्स्ट है ये 10 मीटर की एक्यूरेसी के साथ में लोकेशन बताता है लैंड के ऊपर और 20 मीटर कोस्ट के ऊपर। और जो रिस्ट्रिक्टेड सर्विस होंगी उनके अंदर और ज़्यादा इसमें प्रिसीजन होगा। ठीक है, उसमें 5 मीटर या उससे कम तक बता पाएगा ये। और IRNSS मैंने बताया 9 सैटेलाइट, इनको ABCD इस तरीके से भेजा गया है। तो पहली A, फिर B, C, D, E, F, G, H, I, तो 7 इसमें से G तक भेजी थी हमने पहले। फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई, 2 स्टैंड बाई के अंदर रखी थी H और I। प्रॉब्लम आई सैटेलाइट A के अंदर, IRNSS। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि एक टाइम लोकेशन पता करने के लिए चाहिए 3 सैटेलाइट। अगर आपने एल्टीट्यूड समुद्र से भी उसकी ऊंचाई पता करनी है पर्सन की, तो उसके लिए 4 सैटेलाइट चाहिए। मतलब आपको जर्नली 3 से 4 सैटेलाइट चाहिए किसी पर्सन की लोकेशन पता करने के लिए। तो जो IRNSS 1A था, इसके अंदर जो इसकी एटॉमिक क्लॉक थी उसके अंदर प्रॉब्लम आई। एटॉमिक क्लॉक का रोल ये होता है कि जो सैटेलाइट आपके ऊपर है, जैसे यहाँ पे सैटेलाइट है, जैसे मैंने 3 सैटेलाइट आपको बताई लोकेशन पता करने के लिए, तो ये ऊपर से सिग्नल भेजती हैं। उसका पता होना चाहिए किस टाइम पे इन्होंने सिग्नल भेजा था, यहाँ पे किस टाइम पे रीच हुआ, उस टाइम के लिए प्रिसीजन चाहिए होता है। काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन होना चाहिए इसमें, नहीं तो जो डिस्टेंस होगा लैंड के ऊपर वो काफ़ी मीटर्स के अंदर आ सकता है। अगर क्लॉक काफ़ी ख़राब है तो वो किलोमीटर के अंदर भी, मतलब इतना गलत तक वो डिस्टेंस बता सकता है। तो एटॉमिक क्लॉक उस चीज़ के लिए होती थी। हमारा IRNSS 1A था, इसकी एटॉमिक क्लॉक ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, तो ये उतना करेक्ट नहीं रह गया था हमारे लिए। इसको रिप्लेस करने के लिए हमने 1H भेजा। वैसे हमने पहले 1G तक ही भेजी थी। IRNSS 1H तक हमने 1H हमने ऊपर भेजा, लेकिन वो लॉन्च फेल हो गई। ठीक है, वो फेल हो गई। उसके बाद 1I हमने रिसेंट के अंदर भेजा है, अभी शायद अप्रैल मई के अंदर 2008 के अंदर इसको भेजा है। तो टोटल 7 सैटेलाइट हैं ऊपर, और अभी प्लान है इंडिया का कि 11 सैटेलाइट तक इसको लेके जाना है। तो इस तरीके का सिस्टम दिखेगा ये, जो हमारी इक्वेटर के ऊपर दिख रही है हमें सैटेलाइट 1, 2 और 3, ये है हमारी जियो स्टेशनरी। और 4 सैटेलाइट इसकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर है। ठीक है, घूमती तो ये भी 24 घंटे के अंदर है, लेकिन इक्वेटर के ऊपर नहीं है ये। अब हमारे पास, हमने नाविक के बारे में देख लिया। अब देखेंगे एक और सिस्टम है हमारे पास GPS का, जिसको गगन सैटेलाइट बोलते हैं। तो गगन का नाम है हमारे पास GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो गगन मेनली क्या काम करता है आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। हमारा एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट के अंदर डिफरेंट फ्लाइट्स होती हैं, एयर ट्रैफिक को मॉनिटर करना होता है, 2 फ्लाइट के जो है टकरा ना जाएं, या किस तरीके से एयर ट्रैफिक को मैनेज करना है, उस काम के लिए हमारे पास है गगन। इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साथ में मिले हुए हैं इस काम को करने के लिए। ठीक है, यही काम पहले रडार से किया जाता था, लेकिन हमारी जो नेविगेशन सिस्टम है उससे काफ़ी प्रिसाइजली ये काम किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। हमारे पास MCQ है, इसके अंदर बोला जा रहा है नेविगेशन सिस्टम कैन टेल यू विच ऑफ द फॉलोइंग, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, नन ऑफ द अबव। तो क्या बता सकता है नेविगेशन सिस्टम हमें इनमें से? तो नेविगेशन सिस्टम हमें बता सकता है तीनों चीज़ें। ऑल ऑफ द अबव आप मान सकते हो, इसको काट के चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड पर्सन का बता सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्मॉल सैटेलाइट के बारे में। तो स्मॉल सैटेलाइट छोटी छोटी सैटेलाइट होती हैं। जैसे सैटेलाइट को अगर डिवाइड करेंगे तो अगर 1000 kg से ऊपर उनका मास है तो उनको लार्ज सैटेलाइट बोलेंगे। 500 kg से 1000 kg तक है उनको मीडियम बोलेंगे, और उससे जो छोटी होती हैं 500 kg से उनको बोलते हैं स्मॉल सैटेलाइट। अगर 100 से 500 kg तक है तो उसको मिनी सैटेलाइट बोलेंगे। अगर 10 से 100 kg तक है तो उसको माइक्रो सैटेलाइट बोलेंगे। 1 से 10 तक है तो उसको नैनो सैटेलाइट। 0.1 to 1 तक पिको सैटेलाइट, और फेम्टो सैटेलाइट बोलते हैं 0.1, इससे भी छोटी अगर kg तक है तो उसको बोलेंगे फेम्टो सैटेलाइट।
तो आजकल नैनो सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहती हैं, कंपनीज़ वगैरह काफ़ी एंथुसियास्ट हैं इनको लॉन्च करने के लिए। तो इनके फ़ायदे क्या होते हैं, ये छोटे से होते हैं, ठीक है, साइज़ इनका कम होता है और ये 5000 से कम होती हैं, उनको बोलते हैं स्मॉल सैटेलाइट। तो इनकी मतलब इनका फ़ायदा क्या है हमें, एक तो बड़ी सैटेलाइट बनाने के लिए कॉस्ट आपका ज़्यादा आता है, उसको बनाने के लिए उसके अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग पोजीशन चाहिए जो स्पेशलाइज्ड हो उस काम को करने के लिए, फिर उनको असेंबल करना होता है, वो काम होता है, और बड़े को बनाना हैंडल करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो छोटी सैटेलाइट में कॉस्ट कम होता है, इनको मास मतलब काफ़ी मात्रा में बनाया जा सकता है एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, ठीक है। बड़ी को तो टाइम भी लगेगा और उसके लिए प्लेस भी उतना ज़्यादा चाहिए, और ये डाटा जो था मल्टीपल पॉइंट पे गैदर कर सकते हैं। जैसे अगर ये अर्थ है तो अगर हमने बड़ी सैटेलाइट यहाँ पे लगाई तो वो यहीं का डाटा गैदर कर पाएगी, लेकिन छोटी अगर वैसे ही हमने 10 सैटेलाइट लगा दी अलग अलग प्लेसेस पे तो वो ज़्यादा अच्छे से डाटा कलेक्ट कर पाएंगी। और यूनिवर्सिटी जो रिलेटेड रिसर्च होती हैं, छोटे काम होते हैं, उनमें वो कहाँ 1000 kg वाली सैटेलाइट बना के भेजेंगे ऊपर, उनके तो छोटी छोटी सैटेलाइट चलेंगी, माइक्रो नैनो अपनी भेज दी एजुकेशन के लिए, तो उनका काम उससे चल पड़ता है, तो उनके लिए ज़रूरत नहीं है, तो उसको कहते हैं स्मॉल सैटेलाइट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्पेस साइंस एक्सप्लोरेशन। अभी तक हमने देखा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और थर्ड देखा नेविगेशन। अब हम थर्ड के अंदर देखेंगे इसरो ने स्पेस और साइंस एक्सप्लोरेशन के लिए क्या क्या किया हुआ है।